मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 10th अगस्त 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। स्प्रिंटर्स कैन स्किप दिस वीडियो फॉर 20 सेकेंड नाउ एंड फॉर द न्यू कवर, हे दिस इज अनुरानी और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ न्यूज़पेपर। देखिए, न्यूज़पेपर के अंदर मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए इस वीडियो को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल को पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो कि प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा। उसके बाद हम लोग वो न्यूज़पेपर के उन आर्टिकल को पढ़ेंगे जो कि मेंस के स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट होती है, तो न्यूज़ फॉर मेंस। उसके बाद हम उन आर्टिकल्स को पढ़ेंगे जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। डिस्टिंग्विश मैंने जानबूझ के किया है ताकि आप लोगों को समझने में बेहतरी हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से आसानी से आप इसको समझ पाए। तो न्यूज़ फॉर प्रीलिम्स हम देखेंगे एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो वी विल डू मैपिंग इन न्यूज़, यानी उन क्षेत्रों को हम करेंगे जो कि मैपिंग के नजरिए से इंपॉर्टेंट है और जो करंट अफेयर में आए हुए हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के पहले आर्टिकल के साथ, जो कि है हमारे यहाँ पर जीत का ध्वज को लहराने वाले अगर हम बात करें नीरज चोपड़ा के बारे में। देखिए, आप लोगों को पता है 2024 के ओलंपिक्स जो है वो ऑलरेडी चल रहे हैं और उसमें हमारे अभी तक 3 से मेडल जो थे वो आ चुके थे। ब्रॉन्ज मेडल तीनों ही हमें देखने को मिले थे, तीनों के तीनों मेडल शूटिंग के द्वारा लेकर आए गए थे। विनेश फोगाट जो कि फाइनल में पहुंच चुकी थी, गोल्ड की आशा उन्होंने जगाई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके डिस्क्वालीफाई होने के बाद में अब हम देखते हैं कि हमारा 4th मेडल ऑफ दिस ओलंपिक हैज ऑलरेडी केम विच इज डन बाय और ब्रिंग बाय नीरज चोपड़ा। देखिए, नीरज चोपड़ा जो थे वो गोल्ड तो नहीं ला सके, लेकिन सिल्वर मेडल ये लेकर आए हैं जेवलिन थ्रो के अंदर। इनका मुकाबला हुआ था, यहाँ पर हम देखेंगे पाकिस्तान के अरशद नदीम के साथ में, जिन्होंने गोल्ड मेडल को जीता है। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है 92.97 मीटर के यहाँ पर जेवलिन थ्रो को फेंक कर। अब ये भी माना जा रहा है कि नीरज चोपड़ा जो थे वो कुछ इंजरी से पीड़ित थे, इसी वजह से शायद उनके शोल्डर में जो पेन था वो 4 बार उन्होंने जेवलिन जब फेंका तो वो उनका क्या हो जाता है, फाउल हो जाता है। एट द एंड 5 ही मौके मिलते हैं, 5वें मौके में उन्होंने अपना बेहतर प्रदर्शन दिया और उसमें उन्होंने सिल्वर मेडल हमारे देश के लिए जितवाया। इसके बाद हम थर्ड पोजीशन को भी देख लेते हैं। देखिए, थर्ड पोजीशन पर जो आए हैं वो है ए पीटर्स और ये यहाँ पर गेरिंडा जो आइलैंड कंट्री है उससे बिलोंग करते हैं। अब गेरिंडा के बारे में थोड़ा देखें तो इसकी लोकेशन कहाँ पर है, हम देख पाएंगे यहाँ पर ऊपर हमें दिखाई देता है साउथ अमेरिका, इसके नीचे हम देख पाते हैं नॉर्थ अमेरिका को, और नॉर्थ अमेरिका और जो साउथ अमेरिका के बीच का रीजन होता है इसको बोला जाता है सेंट्रल अमेरिका या फिर कैरिबियन कंट्रीज। बिकॉज क्योंकि यहाँ पर कैरिबियन सी है, इसी वजह से इससे आसपास की जो कंट्रीज है उनको कैरिबियन कंट्री भी बोला जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स टोपोग्राफी एंड जियोग्राफी, गेरिंडा जो है उसकी कैपिटल हम देख पाते हैं यहाँ पर बल माउंट को, या सेंट जॉर्ज जो है वो भी एक शहर है एज अ कैपिटल की तरह। यहाँ पर इसमें अटलांटिक ओशन हम इसके साइड में देखते हैं। देखिए, ये जो रीजन है ये कैरिबियन सी का रीजन है और ये जो एस शेप आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऊपर हम नॉर्थ अटलांटिक को देखते हैं और इक्वेटर 0 डिग्री के नीचे साउथ अटलांटिक ओशन होता है। इसके इधर हम पैसिफिक ओशन को देख पाएंगे और नीचे फिर हम साउथ पैसिफिक ओशन को भी देख पाते हैं। तो ये किससे अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, एक तरफ तो ये आइलैंड जो है वो पूरी की पूरी बाउंड्री शेयर करता है कैरिबियन सी से और दूसरी तरफ ये शेयर करता है अटलांटिक ओशन से। खैर, इतना ही इसके बारे में हमें पता होना चाहिए था। इट्स इंपॉर्टेंट फैक्ट, हम मैपिंग को साथ साथ करते हुए चलेंगे ताकि हमें अलग से कोई इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत ना रहे। आगे बढ़ते हैं और एक और मेडल इंडिया के यहाँ पर लेकर आया जा चुका है। इंडिया की जो हिस्ट्री है उसमें ये दर्ज हो चुका है और वो लाया गया है हॉकी की टीम के द्वारा। हॉकी हमारी टीम जो थी वो ब्रॉन्ज मेडल के लिए लड़ रही थी स्पेन के साथ में और हमारी टीम ने 2-1 के यहाँ पर जो प्रदर्शन था या जो पॉइंट्स बोलेंगे उन पॉइंट से स्पेन को हराकर ब्रोंज मेडल को अपने जीत के जो शीर्ष था उसके ऊपर रख दिया है। तो हमारा नाम रोशन यहाँ पर किया है हॉकी की टीम ने भी। और अब स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो लगातार मैंने आप लोगों को 2 दिन विनेश फोगाट के बारे में पढ़ा है, जो कि इंडिया की रेसलर है, हमारे देश की बेटी है, जो इस हद तक इतने बड़े मुकाम तक पहुंची है। 100 ग्राम से केवल उनका वेट ज्यादा होने की वजह से वो क्या हो जाती है, गोल्ड मेडल लाने से डिस्क्वालीफाई हो जाती है। जिस सिल्वर के लिए वो ऑलरेडी हकदार थी, जिस सिल्वर मेडल वो ऑलरेडी जीत चुकी थी,
वो भी उनको नहीं दिया जा रहा है। हालाँकि अभी उन्होंने कोर्ट जो है यहाँ पर उसमें अपील लगाई है, कोर्ट ऑफ अपील है जो कि बैठता है पेरिस ओलंपिक के अंदर, विलेज जो है वहाँ पर ओलंपिक विलेज उसी में। देखते हैं उनका क्या यहाँ पर बयान आता है। उनका कहना है कि ठीक है, मैं गोल्ड के लिए नहीं लड़ पाई, इट्स ओके इफ आई डिस्क्वालिफाइड, लेकिन मैंने जो सिल्वर मेडल जीता था, जो मैंने कमाया था, उस मेडल को तो मुझे दे दीजिए। अभी उसके ऊपर बात नहीं आई है, लेकिन मैं आप लोगों को लगातार बता रही थी कि क्यों यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं, क्यों सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर जो वर्ल्ड रेसलिंग यहाँ पर फेडरेशन है इंडिया के अंदर। देखिए करप्शन की बातें हो रही है, ये वही विनेश फोगाट है जो 1 साल पहले सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस के अंदर प्रोटेस्ट कर रही थी। यहाँ पर जो भी फेडरेशन के रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ थे बृजभूषण सिंह, मुद्दा पुराना है लेकिन रेफरेंस अभी भी दिखाई दे रहा है। ये वही विनेश फोगाट है जो 53 केजी की कैटेगरी में खेलती थी, लेकिन इनको कुछ कारणों की वजह से 50 केजी की कैटेगरी के अंदर आना पड़ा और इन्होंने इस ओलंपिक में एक ऐसी रेसलर को हराया जो कि जापान की यूएस रेसलर थी। और वो एक ऐसी रेसलर थी जिन्होंने आज तक 15 साल में जितनी भी फाइट लड़ी है, लगभग 82 फाइट्स रेसलिंग की, एक भी फाइट वो नहीं हारी थी। सेमीफाइनल में इन्होंने उनको हरा दिया, वर्ल्ड चैंपियन जो कि फर्स्ट नंबर पे आती थी उनको हरा दिया, और फिर भी ये जो मेडल है वो घर नहीं लेकर आ पा रही है। लेकिन इसके पीछे गलती क्या सिर्फ उस 100 ग्राम की है या फिर इन घटनाओं की भी है। देखिए इनको 53 केजी में खेलना था ओलंपिक के लिए, लेकिन इनको क्वालिफाई नहीं करवाया गया, नहीं भेजा गया, तो इसी वजह से इन्होंने अपना वेट जो है वो कम किया, 50 केजी में आई। इनकी जगह पर 19 साल की अंतिम पेंगल को यहाँ पर क्या किया गया था, 53 केजी के अंदर भेजा गया था। वो 101 सेकंड में यहाँ पर जीरो स्कोर के साथ, जीरो से जो 10 का स्कोर होता है, यानी उनके अपोनेंट ने 10 पॉइंट्स यहाँ पर बनाए और उनको 0 पॉइंट पे ही हरा दिया। यहाँ तक कोई गड़बड़ बात नहीं दिखाई दे रही थी। ठीक है, पहली बार ओलंपिक में कोई बच्चा जाता है तो हो सकता है ऐसा, दैट्स फाइन। इसके बाद हुई परेशानी, इसके बाद क्या परेशानी होते हैं हम देखते हैं कि अंतिम जो थी उनको ओलंपिक विलेज से डिपोर्ट कर दिया जाता है इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि इनको इवन पेरिस की जो पुलिस थी उनके द्वारा गिरफ्तार भी किया गया। क्यों गिरफ्तार किया गया? क्योंकि ये ओलंपिक विलेज में हार जाने के बाद अपनी सिस्टर को अपनी आईडी से एंट्री करवा रही थी, दैट इज अ इलीगल केस। इतना ही नहीं, इनके जो यहाँ पर स्टाफ के कोच गए हुए थे उनके ऊपर भी केस होता है। क्यों? क्योंकि वो कैब ड्राइवर से होटल तक लेकर जाते हैं और कैब ड्राइवर को उसका जो अमाउंट था वो देने से बिल्कुल मना कर देते हैं। इसके बाद जो कैब ड्राइवर था वो वापस आता है ओलंपिक विलेज में और जाकर पुलिस से शिकायत करता है, जिसकी वजह से उनको भी गिरफ्तार वहां पर किया गया। ओलंपिक विलेज की पुलिस के अंदर ही उनको लेकर जाया गया, लेकिन थ्रू द, क्योंकि वो कोच थे। इससे आप सोच के देखिए इंडिया की कितनी बदनामी हुई होगी वहां पर, कि यहाँ पर चलो बच्चों से तो गलती हो जाती है, लेकिन व्हाट वर दे कोच डूइंग देयर, क्या कर रहे थे वो? क्या वो सिखा रहे थे कि इंडिया की क्या ऐसी छवि बननी चाहिए? इतने बड़े इंटरनेशनल पैराडिगम के ऊपर आप गए हुए हो। दूसरी बात, यहाँ पर ओलंपिक्स की बात हो रही है, उन ओलंपिक्स की जिसमें यूएसए 90 मेडल ऑलरेडी जीत चुका है, चाइना इज रनिंग ऑन द सेकेंड, जो हम पैराडिगम बोलते हैं या पोडियम बोलते हैं, वो भी लगभग 70 से ज्यादा मेडल ऑलरेडी जीत चुका है। और इन दोनों कंट्री में चाइना हमारा जिस पड़ोसी देश है और हम लोग अभी तक सिर्फ 4 मेडल जीत पाए हैं, और उनमें भी यहाँ पर जब क्रिटिसिज्म भी दिखाई दे रहा है, जब विनेश फोगाट के साथ इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ सामने आ रहा है, और वहीं पर ऐसी हरकतें हो जाती हैं, तो ये एक गलत सिस्टम था जो कि हमें समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और जो स्पोर्ट्स में करप्शन होता है जीएस पेपर 3 के अंदर, अब ये इंपॉर्टेंट एक मुद्दा बन गया है कि स्पोर्ट्स के अंदर करप्शन भी है, टीम गेम्स में भी, इंडिविजुअल थिंग्स में भी। उसके ऊपर अगर आपसे कभी सवाल पूछा जाए तो अब आपको उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। अब आपके पास उसके लिए फैक्ट होने चाहिए, अब आपके पास लिखने के लिए आंसर में मेन पॉइंट्स होने चाहिए। ये आपको इनका रेफरेंस देते हुए आप क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स। स्टेटमेंट यहाँ पर पूछ रहा है आप लोगों से मिथेनोट्रॉप्स के बारे में। देखिए परसों ही मैंने आप लोगों को इसके रिगार्डिंग जो है वो एक आर्टिकल पढ़ाया था, समझाया था कि प्रीलिम्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और लगातार रोज जो मैं सवाल लाती हूँ उससे आपकी प्रैक्टिस होती रहती है। अब आपको इसमें करेक्ट आंसर बता देना है। देखिए 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है, इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? क्या एक स्टेटमेंट ठीक है, दोनों ठीक है, या फिर तीनों ठीक है, या इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है? ये आपको बताना है। जल्दी से मुझे आंसर दीजिएगा। आंसर मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ने के बाद में ही बताऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं आपको पीछे तक बिठा के रखूं। नहीं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आंसर मैं अभी ही आपको बताऊंगी, लेकिन आप लोग उससे पहले आंसर निकालने की कोशिश कीजिएगा।
पहली स्टेटमेंट कह रही है मिथेनोट्रॉप्स आर नेचुरल मीथेन मिटिगेटिंग एजेंट्स found in all environment where both methane and oxygen are present. Number two statement is saying it's promote rice plant growth by inducing early flowering and increasing grain yield. नंबर थर्ड जो स्टेटमेंट है वो बोल रही है कि कैसे ये वेटलैंड, राइस फील्ड, पॉन्ड्स, इन सारी वाटर बॉडीज में बहुत ही ज्यादा मात्रा में अबंडेंटली ग्रो करते हैं। जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजिए, तब तक मैं आप लोगों को जो इसकी स्टेटमेंट है वो एक बाय एक समझा देती हूँ। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेरी करेक्ट। क्यों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है? मिथेनोट्रॉप्स, ट्रॉप्स क्या होता है? ट्रॉप्स का मतलब होता है कुछ भी ऐसी चीज जो न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहा है या फूड से रिलेटेड बात कर रहा है। ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स यानी कि जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। कौन बनाते हैं? प्लांट्स। वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खुद भोजन बनाते हैं, खुद खाते हैं उसको। उसके बाद में हम ऊपर आते हैं, राइट। तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं यहाँ पर। उसके बाद में हम खुद को भी देख पाते हैं, जो हम क्या करते हैं? प्लांट्स को खाते हैं। तो हम अपना खाना खुद नहीं बना रहे हैं, राइट। ये दो कैटेगरी हमें दिखाई दे रही है। इसी तरीके से मिथेनोट्रॉप जो मिथेन को एज अ फूड की तरह इस्तेमाल कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम मिथेनोट्रॉप्स के, ठीक है, उसका फूड। लेकिन ये फूड में कैसे इस्तेमाल करते हैं? क्या करते हैं? मिथेन जो है, दैट इज अ ग्रीन हाउस गैस, मिथेन को ये क्या करते हैं? मिथेन को ये ऑक्सीडाइज करते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइज करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, उसको खत्म करते हैं, और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं, जस्ट लाइक अस। ये मिथेनोट्रॉप्स है। ये भी सच है कि ये राइस प्लांट की जो ग्रोथ है अर्ली फ्लावरिंग के साथ में उसको प्रमोट करते हैं। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट कि ये ज्यादातर वेटलैंड वगैरह, राइस फील्ड, पॉन्ड्स वगैरह इन सब में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन इज ओनली 3, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ने से पहले अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर आपको ये वीडियो की जो पीपीटी चाहिए हो तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, या फिर यहाँ से जाकर आप इस हैंडल से भी इसको सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट पार्ट पे पहुंच गए हैं वीडियो की, जो कि बात कर रहा है यूपीएससी मेंस के बारे में। देखिए, सबसे पहला जो आर्टिकल है वो बात कर रहा है वक्फ लॉ। अभी क्या है? देखिए, वक्फ जो है वो एक कानून की बात कर रहा है जो कि मुस्लिम प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। मुस्लिम प्रॉपर्टी से हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? वक्फ का मतलब होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको क्या किया जा रहा है? किसी रिलीजियस पर्पज के लिए यहाँ पर दान में दे दिया जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ न कुछ तो कानून होंगे, बिल्कुल है। इससे रिलेटेड हम कानूनों को देख पाते हैं यहाँ पर कि ये तो बहुत पहले से बने हुए हैं। इसमें हम 1995 का एक्ट यहाँ पर देख पाते हैं, जिसके अंतर्गत इसको क्या किया जाता है? गवर्न किया जाता है। इसके अलावा भी हम देखेंगे कि सबसे पहले 1913 में ये आ गया था मुस्लिम वक्फ लॉ के नाम से। उसके बाद 1923 में इसमें अमेंडमेंट होता है। फिर जब हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो 1954 के अंदर देख पाते हैं कि इसको दोबारा से अमेंड कर लेकर आया जाता है, और उसके बाद 1995 में लास्ट संशोधन इसमें हुआ था, नया कानून लेके आए थे। अब इसी से रिलेटेड एक और नया जो बिल है उसको टेबल किया गया है। किसके द्वारा ये टेबल किया गया है? किरण रिजिजू के द्वारा। हु इज किरण रिजिजू? एक्स मिनिस्टर ऑफ लॉ के जो एक्स मिनिस्टर थे, और आज जो मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हमें दिखाई देते हैं, उन किरण रिजिजू जी की यहाँ पर बात हो रही है। देखिए क्या स्टेटमेंट है। ये कहते हैं कि हमें ये जो वक्फ के कानून है उसमें कुछ संशोधन करना है। संशोधन का मतलब क्या होता है? अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मीन्स समथिंग वी वांट टू चेंज, यानी कुछ ना कुछ तो बदलना है, जो पहले से था उसमें कुछ चेंज लेकर आना है। अब क्या क्या चेंज लेकर आना है वो मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, इसको थोड़ा आसान बना के एक फोटो की मदद से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा। शायद मैं वो आप लोगों के लिए लगाना भूल गई हूँ। एनीवे, अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसको ऐसे ही समझते हैं। प्रपोज चेंज टू वक्फ लॉ। क्या बात की जा रही है यहाँ पर? वक्फ का जो कानून है उसमें कुछ ना कुछ बदलना है। क्या क्या बदलना है? सबसे पहले तो वक्फ प्रॉपर्टी को समझते हैं। अभी तक क्या होता था? वक्फ का मतलब होता था एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मुस्लिम पॉपुलेशन को दी गई है, किसी न किसी रिलीजियस कारण की वजह से डोनेट की जाती है, ठीक है। उसमें क्या हो सकता है? जैसे कि आप यहाँ पर मस्जिद को देख पाएंगे। मॉस्क जो होती है वो इंडिया में 99% यहाँ पर वक्फ जो लो होता है उसी के अंदर आती है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग उनको जो प्रॉपर्टी है वो मिली हुई है। अब इसको आप ना तो किसी को बेच सकते हो, ना ही आप किसी को गिफ्ट के रूप में दे सकते हो। ये कानून नए लाए जा रहे हैं। ना ही आप इनको सेल कर सकते हो। ये कोई भी चीजें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ये कानून में लिखा गया है।
तीसरा बदलाव जो यहाँ पर प्रपोज किया गया है वो ये किया गया है कि गवर्नमेंट की जो जमीन होती है वो वक्फ के अंदर नहीं आ सकती। यानी कि क्या बात हो रही है यहाँ पर, कह रही है कि गवर्नमेंट की जमीन पे पहले कब्जा जमाया जाता था, ये बोला जाता था, वो नहीं हो सकती। वक्फ के अंदर जो डोनेशन हो सकता है वो केवल और केवल वही इंसान कर सकता है जो एक इंडिविजुअल हो, और जिस प्रॉपर्टी को वो यहाँ पर दान में कर रहा है वो प्रॉपर्टी उनके नाम भी हो। दैट इज अ बिग चेंज जो इसके अंदर में किया जा रहा है। हालांकि इसके ऊपर अभी थोड़े बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अपोजिशन की माने तो वो कह रही है कि इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, माइनॉरिटीज के तहत में यहाँ पर खिलवाड़ कर रहे हैं। हालांकि अगर हम गवर्नमेंट की सुने तो उनका जो पूरा का पूरा दृश्य है, नजरिया है इसके ऊपर, वो बिल्कुल इसके विरोधाभास के अंदर है। वो कह रहे हैं कि नहीं, हम तो इसको और ज्यादा रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, नियमित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शिकायतें आती हैं, कई बार इस प्रॉपर्टी को बेच भी दिया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट इज मेड फॉर ए पर्पस, रिलीजियस पर्पस से इसको बनाया जा रहा है। तो हम तो इसमें जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ और मेजर जो चेंजेस है वो भी हम इसमें देख पाएंगे, जैसे कि यहाँ पर क्या बातें की जा रही हैं। थर्ड जो इसमें बदलाव किया जा रहा है वो कह रहा है कि गवर्नमेंट के पास में इतनी ज्यादा पावर होगी कि वो बता सके कौन सी जमीन यहाँ पर वक्फ के अंदर में आती है। हो सकता है कि मैं शब्द का प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही हूँ, क्योंकि मेरी उर्दू उतनी अच्छी नहीं है, तो आप वैसे समझ जाइएगा कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाहती हूँ। देखिए, वक्फ के अंदर जो जमीन आती है गवर्नमेंट की, उसको कौन बताएगा, उसको बताएगा वहां का कलेक्टर। यानी कि एक आईएएस ऑफिसर जो होता है, उनके ऊपर ये आखिरी जो जिम्मेवारी है वो गवर्नमेंट के द्वारा दे दी गई है कि आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जो इस कानून के तहत में आती है और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो इस कानून के तहत में नहीं आती है, सो दैट गवर्नमेंट उसको अच्छे से क्या कर सके, अच्छे से अलग करके बता सके कि हाँ, ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसपे यहाँ पर कोई भी काम किया जा सकता है, एंड दिस इज प्रॉपर्टी विच इज नॉट अंडर इट। ये होना चाहिए। बिल ऑल्सो रिडिफाइन कर रहा है प्रॉपर्टी को। इसमें बताया जा रहा है कि जो भी पोजीशन होता है वक्फ का, उसको भी यहाँ पर रिडिफाइन कर सकता है, क्योंकि रिमूव किया जा रहा है वक्फ बाय यूज के लो को। ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसी वजह से वो वक्फ बन गई, नहीं, उसके लिए आपकी प्रॉपर्टी पहले से ही उस अमेंडमेंट के अंतर्गत या उस कानून के अंतर्गत आपको दान में मिली होनी चाहिए। आप सिर्फ इस्तेमाल के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट आर्टिकल हमारा बात कर रहा है नोबेल प्राइज के बारे में। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश में हम देख पाएंगे क्या हुआ है। अभी अभी गवर्नमेंट चेंज हुई है, बांग्लादेश में गवर्नमेंट का बदलाव हुआ है। तो बांग्लादेश के अंदर जो नए अभी इंटरिम गवर्नमेंट को संभाल रहे हैं, क्योंकि शेख हसीना क्या हो गई है, गवर्नमेंट से बाहर हो गई है। इंटरिम गवर्नमेंट, जब तक इलेक्शन नहीं होता है तब तक किसी को दिया जाता है अपना जो भार होता है सरकार का, उसको संभालने के लिए, उनको संभालने के लिए यहाँ पर मोहम्मद यूनुस जो है बांग्लादेश के, उनको ये जिम्मेवारी दी गई है, स्टूडेंट्स के द्वारा ही दी गई है, जो कि ऑलरेडी नोबेल प्राइज से नवाजे जा चुकी है। अब उनको नोबेल प्राइज जो मिला था वो पीस के लिए मिला था, शांति के लिए मिला था। तो ये बहुत सारे ऐसे नोबेल लॉटरेट्स की हम बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी कंट्री को एज अ हेड संभाला है, और उसके रिगार्डिंग में हम थोड़ा बहुत नोबेल प्राइज को भी देखेंगे कि नोबेल प्राइज क्या होता है, क्यों मिलता है किसी को, और अभी रिसेंटली 2023 में किस किस को ये मिला था, और 2024 में भी मिलेगा तो कब मिलेगा। इन सारी चीजों को हम करते हुए चलेंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो और ज्यादा गहरी हो। मैं सिर्फ आपको करंट अफेयर नहीं पढ़ाती हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको स्टैटिक भी पढ़ाऊं, जो कि न्यूज़पेपर में नहीं आता है। यानी कि आपका रिवीजन भी होते हुए चले, और जो चीजें शायद आपसे मिस हो सकती हैं वो भी आप क्या करें, अच्छे से करते हुए चले, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एटलीस्ट आपके कॉम्पिटिटर से ज्यादा अच्छी हो। देखिए, अब हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे लीडर्स थे। बहुत सारे लीडर्स हैं, अभी तक हम देखेंगे यहाँ पर 30 से ज्यादा ऐसे लीडर रह चुके हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है दुनिया में, और उन्होंने एज अ
हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट क्या किया है, अपनी जिम्मेवारियों को निभाया है। सबसे पहले हम इसमें देख पाते हैं लेस्टर पियर्सन को, जो कि कनाडा से थे। ये कैनेडियन मिनिस्टर थे 1963 से लेकर 1968 तक। ये लिबरल पार्टी के भी यहाँ पर लीडर थे। अब ये क्या कर रहे थे, एक माइनॉरिटी की गवर्नमेंट से आते थे, फिर भी इन्होंने नेशनल पेंशन प्लान को यहाँ पर क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। और इनको जो नोबेल पीस प्राइज मिलता है वो मिलता है 1957 में, क्योंकि इन्होंने सुएज क्राइसिस जो हो रहा था, सुएज एक कैनल है, आप लोगों को पता है, जो कि इजिप्ट को यहाँ पर हम देखेंगे अरेबियन प्लेटू से अलग करती है। उनके बीच से होते हुए आर्टिफिशियल एक कैनल बनाई गई है, कृत्रिम एक कैनल ये है, जिसमें शिप जो होते हैं वो पूरा का पूरा, अब उनको अफ्रीका से घूमकर यूरोप में नहीं आना पड़ेगा। बहुत सारा रास्ता जो है वो उससे कट जाता है, समय बचता है, और वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अरेबियन सी से ऊपर जाते समय, और वहां से सुएज कैनल के थ्रू से क्या कर सकते हैं, अंदर मेडिटेरियन सी के अंदर में एंट्री पा सकते हैं। तो उसी सुएज कैनल का जो इशू था उसमें इन्होंने क्राइसिस को संभालने में पूरा पूरा योगदान दिया। फिर दूसरे नंबर पे हम देख पाते हैं लेख वेलेसा को, जो कि पोलैंड के थे, पोलैंड के प्रेसिडेंट रह चुके हैं 1990 से 1995 तक। इसके अलावा इन्होंने शिपयार्ड इलेक्ट्रिशियन वेल्स को फाउंड किया था, जो कि एक सॉलिडरिटी थी ट्रेड यूनियन की तरह में, और इसी की वजह से इनको क्या मिलता है, नोबेल पीस प्राइज मिलता है 1983 में, जो इन्होंने नॉन वायलेंट स्ट्रगल किया फ्री ट्रेड यूनियंस के लिए एंड ह्यूमन राइट्स के लिए पोलैंड के अंदर। फिर हम देखते हैं यहाँ पर थर्ड नंबर पे ओंग सान सू की को। ओंग सान सुन की जो है वो काफी इंपॉर्टेंट लीडर रही है, अगर हम देखें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी, क्योंकि ये लीडर थी म्यांमार की। शी वॉज डी फैक्टो हेड ऑफ म्यांमार गवर्नमेंट 2016 से 2021 तक। इन्होंने जाकर म्यांमार में डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट किया। हम देखते हैं कि ये इंडिया से अपनी पढ़ाई पढ़कर गई थी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, और वहां से इन्होंने अपनी पढ़ाई करने के बाद में ये जाती है म्यांमार में, अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाती है। हालांकि 2021 में हम देखते हैं कि मिलिट्री कूप कर दिया जाता है, अब ये वहां की हेड नहीं है, लेकिन फिर भी इनको क्या मिला था, इनको मिला था यहाँ पर नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज भी इनको कब मिलता है, 1991 में। क्यों मिलता है, जबकि ये गवर्नमेंट में आई भी नहीं थी, क्योंकि इन्होंने काफी सारे जो म्यांमार के अंदर यहाँ पर प्रिजन के लॉज थे उनमें क्या किया था, नॉन वायलेंट स्ट्रगल किया था डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स के लिए। जब मैं कहती हूँ कि म्यांमार में डेमोक्रेसी की एस्टेब्लिशमेंट इन्होंने की, लोकतंत्र को यही लेकर आई, तो यही कारण है कि इंटरनेशनल लेवल भी इनके जो इफेक्ट थे, उनको एफर्ट्स को क्या किया गया, नवाजा गया, उनकी सराहना की गई। फिर आते हैं नेल्सन मंडेला, जो कि साउथ अफ्रीका में एज अ प्रेसिडेंट की तरह रहे और पहले ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बनते हैं 1994 में। 1994 से ये 1999 तक प्रेसिडेंट रहते हैं, और ये एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट भी रहते हैं। इनको 27 सालों के लिए जेल की सजा कर दी गई थी। स्टिल जब ये 27 सालों बाद जेल से बाहर आते हैं तो ऐसा कोई इनके अंदर बदले की भावना दिखाई नहीं देती है। शांति, पीस के लिए इनको प्राइज दिए जा रहे हैं, इसी वजह से ये प्रेसिडेंट भी बनते हैं और यहाँ पर शांति के एक दूत भी बन जाते हैं। उसके बाद हम देख पाते हैं जोस रेमोस हॉर्टा को, जो कि तैमूर, ईस्ट ताइमूर जो है आइलैंड कंट्री है, उसके यहाँ पर लीडर रहे हैं, और ये भी यहाँ पर 2007 से 2012 तक अपनी गवर्नमेंट को संभालते हैं। 1996 में इनको नोबेल पीस प्राइज से नवाजा जा चुका था। और देखिए, नोबेल पीस प्राइज ये तो तब है जो कि जिंदा थे और एज अ हेड ऑफ गवर्नमेंट की तरह आते हैं। हमारी कंट्री से अगर हम बात करें तो इंडिया से महात्मा गांधी जी को भी नोबेल पीस प्राइज जो है वो मिल चुका है, लेकिन आफ्टर हिज डेथ, उनकी डेथ के पश्चात उनको दिया गया था कि उन्होंने कितनी ज्यादा शांति से, नॉन वायलेंट, अहिंसा के जो मूल्य हैं उनको अपनी सोसाइटी में पेनिट्रेट करवाया है, लेकर आए हैं। नोबेल पीस प्राइज की बात कर लेते हैं, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, तो देखते हैं कि नोबेल पीस प्राइज जो था वो यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट किया गया था एल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, और इन्हीं के सरनेम नोबेल, इन्हीं से क्या बनता है, नोबेल प्राइज भी बन जाता है। अब ये डायनामाइट का, क्योंकि इन्होंने इन्वेंट किया था डायनामाइट, आप लोग समझते होंगे कि कितना बड़ा जो बॉम्ब्स होते हैं उनके अंदर उसको इस्तेमाल किया जाता है फॉर द सेफ्टी, लेकिन फिर भी ये क्या कह रहे हैं कि बेशक मैंने इन्वेंशन किया है, लेकिन नोबेल पीस प्राइज होना चाहिए पीस यानी शांति की ओर ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाना चाहिए,
फोकस किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर मुझे डॉक्टर अब्दुल कलाम सर की एक बात है, एक स्टेटमेंट है जो याद आती है कि वेपन अब हम लोग लड़ाई करने के लिए नहीं बना रहे हैं, वी आर मेकिंग इट फॉर द सेफ्टी। क्योंकि अगर एक कंट्री के पास में कुछ एटॉमिक वेपन होता है तो वो दूसरी को हमेशा डराएगा, लेकिन जब दोनों के साथ में है तो क्या होगा कि पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वैसा ही कुछ इनका भी मानना था। बात करते हैं, इन्होंने बहुत सारे ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ ह्यूमन काइंड के द्वारा जो ईयर होते हैं उनमें जब हम देखते हैं कि कोई ऐसा काम करता है जो कि ओवरऑल सिविलाइजेशन ह्यूमन काइंड के लिए बेनिफिशियल होता है, उन लोगों को ये नोबेल प्राइज दिया जाता है। सबसे पहले ये 1901 में दिया गया था। इस नोबेल प्राइज के अंदर 6 कैटेगरी को हम देख पाते हैं। सबसे पहले ये मिलता है फिजिक्स के अंदर, जो कि दिया जाता है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस। क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल की जब हम बात करते हैं तो वो स्वीडन से ही थे, इसी वजह से यहाँ पर अभी भी ये जो है वो स्वीडिश की तरफ से दिया जाता है। नेक्स्ट इज केमिस्ट्री के अंदर, जो कि अगेन दिया जाता है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर साइकोलॉजी और मेडिसिन या फिजियोलॉजी के बारे में, वो दिया जाता है नोबल असेंबली ऑफ कैरोलिनिस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा। लिटरेट में भी मिलता है द स्वीडिश अकेडमी। पीस प्राइज जो दिया जाता है वो दिया जाता है नॉर्वेन नोबल कमिटी के द्वारा, यानी नॉर्वे कंट्री से इनके लिंक होते हैं। एंड एट लास्ट में मिलता है इकोनॉमिक साइंस के लिए। जो प्राइज सेरेमनी है वो होती है स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर में, और ये हर साल दिसंबर में ही होती है, विच वॉज हिज बर्थ डेट 4 दिसंबर। स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं तो 4 दिसंबर जो होता है तब ये मिलता है। पीस प्राइज जो है वो स्टॉकहोम सेरेमनी के अंदर अवार्ड यानी दिए तो जाते हैं, लेकिन पीस प्राइज नहीं दिया जाता है। ये और जो पांचों के पांचों है इनको दिया जाता है, लेकिन जो पीस प्राइज होते हैं उसको प्रेजेंट किया जाता है ओस्लो नॉर्वे के अंदर, और वो भी सेम डे के ऊपर जिस दिन दिसंबर में आप अदर नोबेल प्राइजेस को दे रहे होते हैं। ईच नोबेल प्राइज लिटरेट जो होते हैं उनको गोल्ड मेडल दिया जाता है, साथ में एक डिप्लोमा दिया जाता है, और उनको मॉनेटरी हेल्प भी यहाँ पर दी जाती है, पैसा भी दिया जाता है। नोबेल प्राइज कैन नॉट बी गिवन पोस्टह्यूमसली, आफ्टर द डेथ नहीं दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी एक समय ऐसा आया था कि नोबेल जो पीस प्राइज है उसको महात्मा गांधी जी को ये दिया गया था। हमारे इंडिया में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो इंडिया में नोबेल लिटरेट है वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। उनको लिटरेचर के लिए 1913 के अंदर में यहाँ पर नोबेल पीस प्राइज से नवाजा जा चुका था। 5 नोबेल फैक्ट है यहाँ पर नोबेल पीस के बारे में। देखिए, नॉमिनीज जो होते हैं वो 1000 ऑफ पीपल होते हैं जो अपने नॉमिनेशन को यहाँ पर देते हैं। उनमें से कुछ गिने चुने यहाँ पर 2 या 3 ऐसे इंसान होते हैं, क्योंकि एक नोबेल प्राइज को 3 पर्सन के साथ में डिवाइड किया जा सकता है, तो इसी वजह से बहुत कम ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको हर साल ये दिया जाता है। नॉर्वेजियन एंगल की बात करें तो पीस प्राइज जो होता है वो नॉर्वे में दिया जाता है, और ये क्या है, जो एल्फ्रेड नोबेल वांटेड थे वो इस तरीके से ही चाहते थे कि हाँ, नॉर्वे के अंदर क्या होना चाहिए, पीस प्राइज को दिया जाना चाहिए। इसके लिए क्या किया जाता है, एक पीस प्राइज कमेटी भी होती है जिसका काम होता है रेगुलरली रिवॉर्ड्स अचीवमेंट्स, जो भी प्रीवियस ईयर के अंदर में बनी हुई है, किसी ने बहुत अच्छा कोई काम किया है तो उनको उनकी जो सफलता है उसके लिए ये प्राइज देना। अब हम देखते हैं कि आज तक इन कैटेगरीज में कितने कितने अवार्ड मिले। आपको संख्या याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जस्ट अपनी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको एक बार देख लीजिए। फिजिक्स में अब तक हम देखते हैं कि काफी ज्यादा नहीं बल्कि सबसे ज्यादा जो अवार्ड है पीस प्राइज की वो दी गई है, जो कि 116। ये 2023 तक का डाटा अभी आपके सामने है। फिर हम देखते हैं केमिस्ट्री में, जिसमें 114 जो नोबेल पीस प्राइजेस उनको अवार्ड किया जा चुका है। मेडिसिन में इट इज 113। नाउ लिटरेचर के अंदर हम देखेंगे 115 पीपल आर ऑलरेडी अवॉर्डेड। पीस हैज बीन अवॉर्डेड, पीस प्राइज हैज बीन अवॉर्डेड टू द 103 पीपल। एंड इकोनॉमिक साइंस के अंदर हम देखेंगे 54 पीपल आर अवॉर्डेड टू दिस। अब 2023 के विनर्स को भी देखते हुए चलते हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ, 2024 में इससे सवाल नहीं आया, लेकिन 2022, 2021 इन दिनों में इनके नाम से रिलेटेड भी सवाल पूछे जा चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम इसको हल्के में ले सकते हैं। तो आपको 2 साल के तो मिनिमम याद ही रखने चाहिए, एटलीस्ट 2023 एंड 2024 में जिन जिन लोगों को ये नोबेल पीस प्राइज मिलेगा उन लोगों के बारे में आप लोगों को याद जो है वो रखना चाहिए। तो हम देखते हैं 2023 के साइकोलॉजी के अंदर विनर्स जो है वो है कैटलिन कायराक्यो एंड ड्रू विजमैन। इनकी अचीवमेंट ये थी कि इन्होंने mRNA की वैक्सीन पे काम किया। mRNA क्या होता है? मैसेंजर RNA। यानी कि हम बात करें मैसेंजर RNA, जो कि एक मैसेंजर की तरह काम करता है बॉडी के अंदर, क्योंकि डीएनए भी हमारी बॉडी में पाया जाता है और आरएनए भी पाया जाता है। अब डीएनए जो होता है वो कभी भी सेल से बाहर नहीं आता। जब डीएनए सेल से बाहर नहीं आएगा तो आरएनए सेल से बाहर जाता है एज ए मैसेंजर आरएनए बनकर, कि मैं मैसेज जो डीएनए चाहता है कि क्या प्रोटीन बननी चाहिए बॉडी में,
उस मैसेज को लेकर, और ये मैसेज वो देता है राइबोसम्स को। अब राइबोसम्स हमारी बॉडी में ऐसे होते हैं जिनका काम होता है मेकिंग ऑफ द प्रोटीन, यानी कि उनको क्या करना है, प्रोटीन्स को बनाना है जो हमारी बॉडी की नीड है उनको। तो ये इस वजह से मैसेंजर आरएनए के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है फिजिक्स की, जिसमें यहाँ पर अवार्ड 3 लोगों को मिला है, जिसमें पहले हैं पायरो एगोस्थीनी, देन वी कैन सी फेरेंस कैरोजुक एंड एना डी हुलिया। अब इनको ये मिला है क्योंकि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल मेथड निकाला है जिसके अंदर जो लाइट होती है उसको ऑटो सेकेंड पल्सेस के अंदर भी जनरेट किया जा सकता है। बहुत ही छोटे स्पेक्ट्रम के अंदर जाकर उसको देखने की कोशिश की जाती है, और इससे क्या होगा, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डायनेमिक्स जो है मैटर की, उसको ज्यादा बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। इसी वजह से इनको इन इन्वेंशन के लिए अवार्ड दिया गया है। केमिस्ट्री के अंदर ये अवार्ड मिला है मांगी जी भवनंदी, लोइस ई ब्रूस एंड एलेक्सी आई एकिमोव के द्वारा। ये क्यों मिला है, ताकि जो डिस्कवरी हो सके क्वांटम डॉट्स की या सिंथेसिस हो सके, वो ढंग से इन्होंने किया है क्वांटम को समझने में। अभी क्वांटम कंप्यूटर से शायद आप लोग समझ पाएंगे, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर और भी क्वांटम लेवल की चीजें होती है, उसको समझने के लिए इनको ये मिला है। लिटरेचर में ये मिला है एक ही इंडिविजुअल को, जो कि है जॉन फॉसी। उनको मिला है क्योंकि उन्होंने वॉइस दी है यहाँ पर अनसेएबल, जो कि उन्होंने लिखा है अपना, तो उसकी वजह से उनको मिला है। पीस प्राइज मिला है नरगिस मोहम्मदी को। अब ये क्यों मिला है, क्योंकि इन्होंने वुमन में जो ईरान के अंदर ऑपरेशन देखने को मिल रहा है वुमन के साथ में, ये वही हुआ था जिन्होंने अपना जो अबाया था उसको भी जला दिया था, अपने बालों को काट लिया था। जब ईरान के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे थे कि हमें नहीं पहनना, और किसके खिलाफ, ईरान के अंदर। देखिए अब थोड़ा सा ईरान की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को मैं आपको समझाती हूँ। तो ईरान के अंदर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तो है, यानी कि वहां पर रिपब्लिक तो है, इलेक्शन तो होते हैं, लेकिन थोड़े से डिफरेंट तरीके से, क्योंकि ईरान में जो स्टेट ऑफ गवर्नमेंट होता है वो होता है प्रेसिडेंट। लेकिन स्टेट ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में कौन होगा, हमारा स्टेट ऑफ गवर्नमेंट होगा प्राइम मिनिस्टर, जिनके पास सारी की सारी पावर्स होती है। यहाँ पर सारी पावर्स इनके पास नहीं होती, इनसे भी ऊपर एक होते हैं सुप्रीम लीडर। अब ये जो सुप्रीम लीडर होते हैं ये कौन है, ये एक रिलीजियस हेड है, यानी कि इस्लाम के जो कानून होता है शरीयत, उनको ये पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। इन्हीं के नीचे जुडिशरी भी आती है, इन्हीं के नीचे प्रेसिडेंट भी आते हैं, इन्हीं के नीचे मीडिया भी आती है। इन सभी चीजों को ये कंट्रोल करते हैं। इतने कंट्रोल माहौल में जब शरीयत के अकॉर्डिंग आप चाहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि महिलाओं को जो ऑपरेशन है वो होगा ही होगा। उनको कुछ अधिकार ऐसे होंगे जो कम मिलेंगे, क्योंकि काफी पुराने समय पहले इन अधिकारों को बनाया गया था। बहुत सारी कंडीशंस, बहुत सारी सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए ऐसे कानून बनाए गए थे, लेकिन आज भी वो लागू होते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, हम ये देखते हैं नरगिस मोहम्मदी, जो कि पीस प्राइज के अंदर क्या कर रही है, ऑपरेशन जो वुमन में होता है ईरान में, उन्होंने इनको फाइट किया, ह्यूमन राइट्स की बात की ईरान के अंदर में, और फ्रीडम फॉर ऑल के लिए ये क्या कर रही है, वोकेट कर रही है, लगातार बात कर रही है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ फिर से ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर ही लिया है, जस्ट अब हम इसको थोड़ा सा पिक्चर के हिसाब से समझेंगे। ये बात कर रहा है कि कैसे मुस्लिम पर्सन या लैंड जो प्रॉपर्टी होती है, जब उसको डोनेट किया जाता है किसी कम्युनिटी को, खासकर मुस्लिम्स को ही, उसको वक्फ बोला जाता है। अब वक्फ जो होता है उसको रेगुलेट किया जाता है वक्फ बोर्ड के द्वारा। इसमें कौन होंगे, इसमें एक चेयरमैन भी होगा, इसके अंदर अलग ऐसे इंडिविजुअल्स भी होंगे जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी दिए गए होंगे यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग स्टेट के अलग अलग वक्फ बोर्ड होते हैं। और यहाँ पर 3 से 4 लोग ऐसे भी होंगे जो कि नॉर्मल कोई भी मुस्लिम हो सकता है, जिसको सिलेक्ट किया जाता है वक्फ कमेटी के द्वारा। 2024 में इसी में अमेंडमेंट किए जा रहे हैं। इसमें क्या क्या अमेंडमेंट है, ओनर ही डोनेट कर सकता है लैंड को, गवर्नमेंट जो है वो लैंड को डोनेट नहीं कर सकती है, पहले किए जा चुके हैं ऑलरेडी। डीएम या जो कलेक्टर होंगे वो बताएंगे कि कौन सा ऐसा लैंड है जो गवर्नमेंट का लैंड है और कौन सा ऐसा लैंड है जो कि वक्फ के अंदर आता है। फोर्थ इसमें देते हैं सीएजी ऑडिट कर सकता है स्टेट वक्फ बोर्ड को, यानी कि सीएजी जो कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो सकते हैं, तो ऑडिट कर सकते हैं, बता सकते हैं कितना खर्चा हुआ है, कितने पैसे लगे थे, किसने लिए थे, किस काम पे इस्तेमाल में हुए, ये सारी चीजें की जा सकती है। नंबर 50, नॉन मुस्लिम जो लोग होते हैं वो भी सीईओ भी बन सकते हैं यहाँ पर, और मेंबर भी बन सकते हैं स्टेट वक्फ बोर्ड का। तो ये कुछ बदलाव है जो इस अमेंडमेंट के द्वारा बोले गए हैं।
फिर हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को, जो कि बात कर रहा है इंडिपेंडेंट ऑनलाइन क्रिएटर्स को यहाँ पर उनके कंटेंट को थोड़ा सा कंट्रोल करने की। क्या ये आर्टिकल है, देखिए इसमें भी एक अमेंडमेंट किया गया है, एक ड्राफ्ट बिल को यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा क्या किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि यहाँ पर जो भी ऑनलाइन क्रिएटर हैं, जो भी, देखिए अभी तक जो ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है उन्होंने रेगुलेशन पहले भी लगाई हुई थी, लेकिन ये रेगुलेशन थी टीवी के ऊपर, ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड, न्यूज के ऊपर। अब ये उसको डिजिटल कंटेंट पे भी लेकर आ गए हैं। डिजिटल कंटेंट में क्या क्या आता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब मोस्टली। और यहाँ पर बात की जा रही है कि जो भी इंडिविजुअल न्यूज का या करंट अफेयर का एनालाइज करके बताते हैं, उसके ऊपर कोई वीडियो बनाते हैं, उनको हम क्या करना चाहते हैं, रेगुलेट करना चाहते हैं। उनके ऊपर कुछ नियम लगेंगे। नियम क्या, उनको मिनिस्ट्री को बताना पड़ेगा कि वो किस चीज के ऊपर क्या बातें बोल रहे हैं। सेकेंडली, अगर वो किसी चीज को इंटीमेट करने में चूक जाते हैं, मिनिस्ट्री तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाते हैं, तो उनके ऊपर स्टार्टिंग में जो फाइन लगेगा वो लगेगा 50 लाख का, और दूसरी बार उनको 2.5 करोड़ रुपए यहाँ पर सबमिट करने होंगे मिनिस्ट्री ऑफ द इंफॉर्मेशन के पास में। ये कुछ कानून यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का कारण गवर्नमेंट बता रही है कि कैसे जब इलेक्शन चल रहे थे तो इलेक्शन के दौरान में ये जो इंडिविजुअल कैरेक्टर थे, ये क्या कर रहे थे, क्रिएटर्स, ये यहाँ पर जनता को भड़का रहे थे, जिसका प्रभाव भी देखने को पड़ा। अब ये इसके पीछे के कारणों को आप भी समझ सकते हैं। इवन गवर्नमेंट इज सेइंग बाय देमसेल्व्स एज वेल। ये कह रहे हैं कि फॉरेन के जो यहाँ पर क्रिएटर होते हैं, हम उनके ऊपर भी इसको इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। हालांकि ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि दूसरी कंट्री के जो कानून है आप उनको नहीं बदल सकते, उनके अपने खुद के कानून होते हैं। कोई एक क्रिएटर है जो कि यूएसए में बैठा हुआ है और वो इंडिया की न्यूज के ऊपर यहाँ पर टिप्पणी कर रहा है, कुछ बना रहा है, तो आप उसको रोक नहीं सकते, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। हाँ, लेकिन इससे ये हो सकता है कि वो क्रिएटर अगर कभी इंडिया में आता है तो क्या होगा, उसको जो भी यहाँ पर फीस है या जो भी ये कानून बनाए गए जिसको क्रिमिनल कैटेगरी के अंदर रखने की बात की जा रही है, कि क्रिमिनल यानी कि उनको जेल तक हो सकती है, तो उसके अंदर उनको फिर पकड़ा जा सकता है। हालांकि आप यूएसए में जाकर उनको लेकर नहीं आ सकते हैं। अब थोड़ा सा स्टैटिक के नजरिए से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एक बिल जो होता है वो एक्ट कैसे बनता है। अभी तक ये सिर्फ बिल है और ड्राफ्ट है, तो अब ये एक्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। हम देखते हैं लोकसभा में इसका इंट्रोडक्शन जो है वो किया जा चुका था। अब क्या होगा, इसमें जो ये रीडिंग होती है इस समय पे कोई डिस्कशन नहीं होगा, सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद में जो हाउस होते हैं वो बिल के ऊपर डिस्कशन करेंगे, बातें करेंगे। फिर अगर चाहे, उनको लगता है कि इसमें बदलाव होना चाहिए, इसके ऊपर एग्जामिनेशन होना चाहिए, तो उसके बाद वो उसको एक तो सिलेक्ट कमेटी या फिर ज्वाइंट कमेटी, ज्वाइंट कमेटी कौन सी होती है, जिसमें दोनों हाउसेस की कमेटी यहाँ पर हो, लोकसभा के मेंबर भी हो, राज्यसभा के मेंबर भी हो, और सिलेक्ट कमेटी जिसमें एक ही हाउस का हो, उनके पास में भेज दिया जाएगा। कमेटी जो है वो एग्जामिनेशन करेगी बिल के ऊपर पूरा पूरा, कि हाउस में इसको क्या बदलाव होना चाहिए, क्या ये ठीक है, क्या ये समय की मांग है। उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट को हाउस में रखेगी। हालांकि इनकी जो रिपोर्ट होती है वो जरूरी नहीं है कि उसको मानना मैंडेटरी हो, यानी कि वो सिर्फ एडवाइजरी होती है। आप क्या कर सकते हो, सिर्फ एडवाइस दे सकते हो, सलाह दे सकते हो। हाउस देखेगा, क्लोज बाय क्लोज यहाँ पर पढ़ेगा इस पूरे के पूरे बिल को। इसके बाद उन पे पूरा का पूरा डिस्कशन जो है वो किया जाता है। थर्ड रीडिंग फिर से होती है। इसमें मेंबर्स जो होते हैं उनसे वोटिंग की जाती है। कुछ ऐसे मेंबर होंगे जो बिल को रिजेक्ट कर देंगे, वो मना कर देंगे, कुछ ऐसे होंगे जो इस पे एक्सेप्ट कर देंगे। अगर जितनी यहाँ पर मेजोरिटी चाहिए थी, मेजोरिटी क्या होती है वो भी आपको मैं समझाऊंगी, लेकिन जितनी वोटिंग चाहिए थी, अगर उतनी वोटिंग मिल जाती है तो फिर इसी को भेज दिया जाता है सेकंड हाउस के अंदर। वैसे एक ऑप्शन यहाँ पर नोटा का भी होता है वोटिंग के समय, यानी कि वो ना ही तो इसको रिजेक्ट कर रहे हैं ना ही हाँ कर रहे हैं, वो लोग क्या करें, हम कुछ नहीं करें, एब्सटीन कर जाते हैं, एब्सेंटी उनको कैटेगरी बोला जाता है। सेकेंड हाउस में जब बिल जाएगा तो तीनों की तीनों स्टेज जो है वो रिपीट की जाएंगी। इसमें फर्स्ट रीडिंग भी होगी, सेकेंड रीडिंग भी होगी, थर्ड रीडिंग भी होगी। अगर बिल रिजेक्ट हो जाता है तो बिल क्या हो सकता है, बिल को या तो वो रिजेक्ट ही कर देंगे। इसमें अगर सिंपल मेजोरिटी वाला बिल है तो फिर बिल आगे कुछ हो ही नहीं पाएगा। अगर ये आप पेंडिंग रखेंगे या फिर तीसरे में वो कुछ इसमें अमेंडमेंट बोल सकते हैं कि आप इसमें ये संशोधन कीजिए और फिर उसको आगे पास कीजिएगा। तो अगर पास कर देते हैं बिल को तो इसको फिर भेजा जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में भी यहाँ पर 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि वो इसको करेक्ट कर दे, अपना एसेंट दे दे। दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ पर कि वो इसको रिजेक्ट कर दे कि नहीं अब हम दे ही नहीं रहे हैं। तीसरा ऑप्शन होता है कि वो बिल को रिटर्न कर सकते हैं। वो कहते हैं कि अभी कुछ रिकमेंडेशन है, ये सलाह मैं आपको दे रहा हूँ, इसके ऊपर आप काम करिए और बिल को वापस से मेरे पास भेज दीजिएगा। जब रिटर्न होता है तो बिल दोबारा पार्लियामेंट में
जाएगा। हाउसेस के ऊपर बात है कि वो अमेंडमेंट इसमें करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। एंड फिर से बिल को यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास में भेजा जाता है। अगर प्रेसिडेंट अपना एसेंट यानी कि अपनी सहमति जो है वो दे देते हैं तो उसके बाद में ये बिल एक्ट बन जाता है। किसी भी बिल को कितने प्रकार के बिल होते हैं और उनके लिए क्या क्या मेजोरिटी चाहिए होती है। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास में 4 प्रकार के बिल होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी बिल जो कि किसी भी मैटर से हो सकता है एक्सेप्ट फाइनेंशियल सब्जेक्ट उसमें नहीं आने चाहिए। दूसरे होते हैं मनी बिल जो कि हम आर्टिकल 110 के अंदर देख पाते हैं। इसमें टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, रेगुलेशन, बोरोइंग मनी बाय यूनियन गवर्नमेंट, कंसोलिडेटेड एंड कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इन सभी के बारे में बातें की जाती हैं। थर्ड होते हैं फाइनेंशियल बिल जो कि फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड होते हैं लेकिन उसमें मनी बिल इनको नहीं बोला जाता है, यानी उनसे रिलेटेड कोई भी इसमें एक्सेप्ट नहीं होगा। जैसे कि फाइनेंशियल बिल 1 जो होता है ये आता है आर्टिकल 117 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें एक बिल के अंदर ऐसे क्लोज हो सकते हैं जो मनी से यानी बोरोइंग से, किसी चीज से आप उधार ले रहे हो उससे रिलेटेड कुछ हो। नंबर दूसरे में इसमें एक्सपेंडिचर की बातें हो रही है कि खर्च आपने कहाँ से किया, उससे रिलेटेड कोई बिल है तो उसको भी हम बता देते हैं। अब कौन इनको निर्धारित करता है कि फाइनेंशियल बिल है या मनी बिल है, ये पूरा का पूरा यहाँ पर रोल होता है स्पीकर का। स्पीकर ही बताएंगे कि ये जो बिल है ये मनी बिल है या नहीं है। नंबर 4 होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो कि आता है आर्टिकल 368 के अंदर में। अब ये एक ऐसा बिल होता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंदर ही संशोधन करने की बात करता है कि संविधान में कुछ चीजों को बदला जा सके। अब इनके लिए क्या क्या मेजोरिटी चाहिए, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डिनरी बिल जो होता है उसके लिए यहाँ पर क्या चाहिए होता है, बिल्कुल सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। सिंपल मेजोरिटी का क्या मतलब है, यानी कि आपको क्या नहीं करना है, बेसिकली जितने लोग हैं उस समय पे संविधान की जो हाउसेज हैं उसके अंदर, पार्लियामेंट के हाउसेज के अंदर जितने लोग प्रेजेंट हैं उनमें से 50% का वोटिंग हो जाए। अगर उन्होंने 50% ने हामी भर दी है तो ठीक है, ये बिल पास हो जाएगा। 50+1 होता है, 50 नहीं। फिर हम देखते हैं मनी बिल को, इसके लिए चाहिए होती है स्पेशल मेजोरिटी। और स्पेशल मेजोरिटी का सीधा सीधा मतलब होता है कि जितने लोग भी यहाँ पर प्रेजेंट है उसमें से 2/3 लोगों को ही हामी होनी चाहिए। प्लस इसके अलावा भी क्या होता है कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ जो हाउस है उसके 50% लोग वहां पर होने चाहिए, प्रस्तुत होने चाहिए, 50+%। फाइनेंशियल बिल्स में भी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हम देखेंगे स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ में चाहिए होता है हाफ ऑफ द स्टेट्स का कंसेंट भी। कई बार क्या होता है कि कुछ स्टेट से रिलेटेड यहाँ पर कुछ करना पड़ जाता है तो उसमें अगर वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बिल ना होकर स्टेट से भी रिलेटेड होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ना होकर, तो उसमें क्या चाहिए होता है कि यहाँ पर जितनी स्टेट है अभी उनमें से हाफ जो स्टेट्स है, 50% जो स्टेट्स है उनका कंसेंट होना चाहिए यहाँ पर। और इसके अलावा हम देख पाते हैं कि कैसे यहाँ पर जो 2/3 हम देखेंगे स्ट्रेंथ है हाउस की, उनका भी परमिशन या एसेंट यहाँ पर मिलना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें जो कि बात कर रहा अंटार्कटिका के ऊपर, कह रहा है कि अंटार्कटिका के अंदर डीप विंटर में भी हीट वेव दिखाई दे रही है, इसके पीछे का कारण क्या है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर कई सारे पैमानों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम समझते हैं अंटार्कटिका है कहाँ पर, ये अर्थ है। अर्थ को अगर मैं, ये 23.5 डिग्री के ऊपर टिल्टेड है तो इसी वजह से इसको मैंने थोड़ा सा इस शेप में बनाया है। 23.5 डिग्री के ऊपर टिल्टेड है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम देखेंगे सन को, और जो एरिया यहाँ पर टिल्टेड है उसमें सन की रेज क्या होंगी, ज्यादा मिलेगी, इंसोलेशन सन की यहाँ पर ज्यादा होगी। जो दूसरे एरिया है वहां पर सन क्या करेंगे, स्लैंट कर जाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली वो उनके ऊपर नहीं आ रही है तो स्लैंडिंग ऑफ रेज हमें दिखाई देता है। अब हम अर्थ को 3 से कई भागों में बांट सकते हैं प्रेशर के हिसाब से, लेकिन ज्यादातर हम उसको 3 पार्ट्स में बांटते हैं। सबसे पहले तो आप इसको अर्थ को इस तरीके से देखिए, ये हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो जाता है सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, 2 भाग में हम इसको बांटते हैं। अब यहाँ पर 23.5 डिग्री पे जब हम अर्थ को बांटेंगे तो ऊपर की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बांटेंगे तो उसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री नीचे जब आप बांटेंगे तो उसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एक यहाँ पर कर्क रेखा होती है, दूसरी यहाँ पर हम देखते हैं मकर रेखा होती है, ठीक है, तो ये रेखाओं में इसको बांट दिया जाता है। फिर हम इसको 66 डिग्री के ऊपर भी बांट सकते हैं, 66 डिग्री के ऊपर भी हम इसको बांटते हैं। और उसके ऊपर का जो एरिया होता है, अब ये जो एरिया बच गया है यहाँ पर 90 डिग्री के ऊपर यहाँ पर नॉर्थ पोल हो जाएगा और 90 डिग्री साउथ में साउथ पोल हो जाएगा। ये एक ऐसा एरिया होता है 66 से 90 डिग्री का जिसको फ्रिज्ड एरिया बोला जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ठंड ज्यादा है, सन की आने वाली रेज बहुत ही कम आ पा रही हैं और ठंड होने की वजह से प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है।
नाउ टॉकिंग अबाउट अगेन 66.5 से 90, ये भी फ्रीस्ट जोन होता है। 23.5 से 66.5 का जो एरिया होता है उसको बोला जाता है टेम्परेट जोन। ये क्या है? टेम्परेट जोन है कि यहाँ पर ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंड होती है। इससे बीच का जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है 23.5 से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक का, इसको बोला जाता है ट्रॉपिकल एरिया। तो ट्रॉपिकल एरिया का क्या मतलब है कि सबसे ज्यादा गर्मी हमें यहाँ दिखाई देती है। अब अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका को हम इस एरिया में देख पाते हैं, राइट, सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर में। ये पूरा का पूरा अंटार्कटिका है। अब ये जो अंटार्कटिका है इसी के साइड में हमें सदर्न ओशन भी दिखाई देता है, जो पूरे अंटार्कटिका को क्या कर रहा है, हम देख पाते हैं कि घेरे हुए है। अंटार्कटिका में बहुत ज्यादा बर्फ होती है, मोस्टली जितना भी आप देख पाएंगे इसका लैंडमास जो है वो बर्फ से ढका हुआ है। जब गर्मी यहाँ पर आती है, गर्मी कब आएंगे? जब सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर गर्मी होंगी। अब गर्मी कहाँ चल रही है? अब गर्मी चल रही है नदर्न हेमिस्फीयर में। तो नदर्न हेमिस्फीयर में हम, अगर मैं आपको इंडिया को भी दर्शाना चाहूँ तो मैं आपको दिखा पाऊंगी कि यहाँ पर हमारा भारत है, ठीक है, टॉप इक्वेटर से ऊपर की तरफ 8 डिग्री नीचे होता है ना, 8 डिग्री नॉर्थ के अंदर। तो यहाँ क्या वो देख पाएंगे गर्मी चल रही है इधर, क्योंकि गर्मी रही है हमारे यहाँ पर, अभी गर्मी का मौसम है। यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में अभी क्या है? ठंड है, विंटर चल रही है। जब सदर्न में विंटर होती है तो नॉर्थ में समर होती है, जब नॉर्थ में समर होती है तो सदर्न में विंटर होती है। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी गर्मी के अंदर अंटार्कटिका में हीट वेव्स देखने को मिल रही है। अब हीट वेव्स क्या होता है उसके लिए आपको थोड़ा सा विंड्स को समझना पड़ेगा, प्रेशर को समझना पड़ेगा। ये जितनी भी मैं आपको एक्स्ट्रा बातें बता रही हूँ, ये सारी बातें न्यूज़पेपर के आर्टिकल में नहीं है। इसका अर्थ यही है कि इतना समझाने के बाद में, जो मैं आपको समझा रही हूँ उसके बाद में आप चीजों को भूलेंगे नहीं और ज्यादा गहराई से समझ पाएंगे। तो चलिए समझते हैं एक बार, थोड़ा सा 1-1.5 मिनट हम विंड्स पे भी लगाते हैं और उसके बाद में इजिली ये हमारा कवर हो जाएगा। देखिए विंड्स क्या होती है? हवाएं होती हैं। अब विंड्स चलती कैसे हैं, चलिए ये भी समझ लेते हैं। अभी जो मैंने आपको ये डिग्री समझाया, ऐसे ही हम देखेंगे यहाँ पर 0 डिग्री इक्वेटर है, ऐसे ही यहाँ पर हम देखेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ को, और 23.5 डिग्री नॉर्थ से हम देखेंगे 23.5 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री नॉर्थ को भी और 35 डिग्री नॉर्थ को भी, ठीक है। नॉर्थ की तरफ चल रहे, इधर जाएंगे तो साउथ आएगा, सदर्न हेमिस्फीयर आएगा। अभी हम नदर्न हेमिस्फीयर में है। फिर हम 60 डिग्री नॉर्थ से लेकर 65 डिग्री नॉर्थ को भी देखेंगे और लास्ट में आता है 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। ये पूरा का पूरा पैरामीटर है। अब सोच के देखिए, एक बात मैं आपको बताती हूँ कि टेम्परेचर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। यानी कि पहली बात तो प्रेशर है क्या? प्रेशर मतलब कि दबाव। प्रेशर दबाव हवा पे लगता है। मूवमेंट ऑफ एयर जो होती है, यानी हवा जब बहती है तो उसके पीछे एक जो सबसे प्राइमरी रीजन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है, वो होता है प्रेशर। कि प्रेशर की वजह से हवाएं जो है वो क्या कर रही है? बह रही है। मूवमेंट ऑफ एयर इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर जहां ज्यादा होगा वहां पर क्या होगा कि वहां पर हवाएं जो होंगी वो कम बह पाएंगी, राइट, कम वर्टिकली ऊपर कम जा पाएंगी। लेकिन प्रेशर जो होता है वो हमेशा हॉरिजेंटली काम करता है। हॉरिजेंटली यानी कि आप देख पाएंगे सरफेस में हॉरिजेंटली या तो इधर से इधर जा सकती है या इधर से इधर आ सकती है। ऊपर नीचे प्रेशर की वजह से हवाएं नहीं जाती है। वो क्यों जाती है? वो जाती है टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर की वजह से ऊपर कैसे जाती है? देखिए, जैसे ही यहाँ पर हम देखेंगे, क्योंकि इक्वेटर का, ट्रॉपिक्स का एरिया है और ट्रॉपिकल एरिया में हमें क्या दिखाई दे रहा है? सन की इंसोल्यूशन ट्रॉपिकल एरिया में हो रही है सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा है तो मतलब टेम्परेचर भी सबसे ज्यादा है। टेम्परेचर सबसे ज्यादा है तो मतलब प्रेशर लो है। प्रेशर लो है तो इसका मतलब क्या होगा? हवाएं जो होंगी वो ऊपर जाएंगी। हवाएं वैसे सिर्फ प्रेशर की वजह से ऊपर नहीं जा रही है, उसके पीछे टेम्परेचर का रोल है। लेकिन हम देखेंगे कि अब जो वर्टिकल मूवमेंट हो रही है, यहाँ पर ये क्या है? विंड्स है। ये क्या कर रही है? हम देखेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ से ये जा रही हैं ऊपर की ओर। और ये कहाँ तक जाएंगी ऊपर? ये ऊपर जाएंगी ट्रोपोपॉज तक। ट्रोपोपॉज तक क्यों जाएंगी? क्योंकि डेंसिटी मैटर करती है। देखिए, ये जो हवा है ना, गर्म हवा, वो हल्की हो जाती है। जैसे ही वो हल्की होती है ऊपर उठना शुरू करती है, ऊपर जाती है, तो जब वो ट्रोपोपोज तक पहुंच जाती है। अब ट्रोपोपोज क्या होता है? कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होगा, तो चलिए एक बार इसको भी थोड़ा सा देखते हैं। ट्रोपोपोज होता है हमारे एनवायरमेंट के अलग अलग लेयर। हम जब एनवायरमेंट को, अर्थ को जब आप ऊपर से बांटेंगे एनवायरमेंट में, तो सबसे पहले आती है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद आती है स्ट्राटोस्फेयर, उसके बाद हम देखेंगे मेसोस्फेयर को, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर थर्मोस्फेयर को, और उसके लास्ट में, सबसे लास्ट में आती है एक्सोस्फेयर। इस तरीके से हमारा एटमॉस्फेयर हमने डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में बांटा हुआ है।
जब ट्रोपोस्फेयर यानी कि 8 से 12 किलोमीटर जब हम ऊपर जाते हैं हमारे अर्थ के सरफेस से, तो वहां पर ऊपर हम देख पाते हैं ट्रोपोपोज को, कि अब यहाँ से ट्रोपोपोज आ गया, इसके बाद से स्ट्राटोस्फेयर जो है वो शुरू होना शुरू हो जाएगा। जब जैसे ही हवा ट्रोपोपोज तक पहुंचती है यानी स्ट्राटोस्फेयर, उसके ऊपर अगला दूसरी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर आएगी, वहां पर हम देखते हैं कि ट्रोपोपोज के जो सराउंडिंग की एयर है उसमें वैसे ही डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी यानी घनत्व जब ज्यादा होता है तो हम देख पाते हैं कि ये एयर क्या करेंगे, अभी इसको ऊपर जाना चाहते हैं लेकिन ऊपर जाने नहीं दे रही है। अब जैसे जैसे ये हाई एल्टीट्यूड पे जा रही थी हवाएं, तो हमें पता है कि क्या होती है, ऊपर जाते जाते ठंड होती जाती है। आप कभी माउंटेन्स रीजन के ऊपर चढ़े होंगे तो आपको ठंड दिखाई देती होगी। जहां पर ठंड होगी वहां पर लो प्रेशर होगा, नीचे क्या था, हाई प्रेशर था। लो प्रेशर है तो अब ये क्या करेंगी, अब ये हॉरिजेंटल मूवमेंट्स करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ऊपर नहीं जा पा रही है तो ये क्या करेंगी, यहाँ से मुड़ना शुरू कर देंगी। और 90 डिग्री के ऊपर क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड होती है, यानी कि वहां पर क्या है, हाई प्रेशर है, नीचे की तरफ हाई प्रेशर होता है। लेकिन यहाँ पर जब हम देखेंगे ये लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ हवाएं जाएंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएंगी। तो ये हवाएं क्या करना चाहती है, ये चाहती है कि मैं 90 डिग्री तक यहाँ पर चली जाऊं और यहाँ पर चली जाऊं। ठीक है, ये हो जाता है। 90 डिग्री पे नीचे की तरफ हाई प्रेशर है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर हम देखेंगे, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऊपर बन जा रहा है हाई प्रेशर, क्योंकि ऊपर वो जाने ही नहीं दे रही है। और यहाँ पर नीचे क्या बन रहा था, लो प्रेशर बन रहा था, टेम्परेचर ज्यादा था, ऊपर क्या बन रहा है, हाई प्रेशर बन रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं 90 डिग्री के ऊपर थोड़ी बहुत तो इंसोल्यूशन है, नीचे की तरफ सरफेस बहुत ठंडा है, बर्फ है, वहां पर हाई प्रेशर है, लेकिन ऊपर जब आप थोड़ा देखेंगे तो लो प्रेशर मिलेगा। हाई प्रेशर से हवाएं जाना चाहती है लो प्रेशर की तरफ, लेकिन क्योंकि धरती घूमती भी है, मोशन भी करती है, तो जो मोशन करती है धरती, आप एक झूले के ऊपर अपने आप को अज्यूम करिए और आप वहां से क्या करो, क्रिकेट खेल रहे हो। जैसे ही उस झूले को घुमा दिया जाएगा तो आप जो बॉल फेंकेंगे, आप जहां फेंक रहे थे वहां पर वो नहीं पहुंचेगी। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर लग रहा है कोरोलिसिस फोर्स। कोरोलिसिस फोर्स सीधी सी बात है मूवमेंट के साथ में आती है, अर्थ की मूवमेंट की वजह से जो फोर्स लगती है वो उसकी वजह से ये जो हवाएं होती है डिफ्लेक्ट कर जाती है, और ये डिफ्लेक्ट करके 30 डिग्री से 35 डिग्री के ऊपर नीचे आ जाती है। ये होती है मैकेनिकल डायनेमिक्स। तो आप ये थोड़ा बहुत हवाओं को आप समझ पा रहे होंगे कि हवाएं कैसे काम करती हैं। यहीं से फिर क्या होगा, कुछ हवाएं इधर की तरफ आएंगी, कुछ हवाएं इधर की तरफ जाएंगी। 60 डिग्री से फिर ये ऊपर फिर से जाएंगी, और फिर से ऊपर आने के बाद में एक और नया सेल बनाएंगी। ठीक है, कुछ हवाएं इस तरफ आएंगी, कुछ हवाएं इस तरफ आएंगी, फिर से ऐसे सेल बनते हैं और ये अलग अलग सेल हमें दिखाई देते हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है कि क्योंकि ये वार्म हवाएं है, गर्म हवाएं है, नीचे से 65.5 डिग्री से आ रही है नीचे की तरफ से, ये हवाएं ऊपर उठती है, वापिस आती है 90 डिग्री पे, यहाँ पर कोल्ड एयर है और इधर की तरफ से वार्म एयर है। यहाँ पर ये फ्रंट्स को भी बनाती है कोल्ड एयर, और जब दो अलग अलग टेम्परेचर की हवाएं एक दूसरे से टकराती हैं तो जो कोल्ड एयर होती है वो नीचे ही रहेगी, और जो वार्म एयर होती है वो उससे ऊपर चढ़ के ऊपर की तरफ चली जाती है। इसको फ्रंट बोला जाता है। अब आप हवाओं को भी समझ चुके हैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हीट वेव्स यानी कि अंटार्कटिका जिसमें बर्फ है, बर्फ से पूरा बना हुआ है, लेकिन वहां पर गर्मी कैसे पहुंच गई, जबकि वहां पर तो सर्दी चल रही है इस समय पे। अब आप समझ पा रहे होंगे कि वहां पर गर्मी कैसे पहुंच पा रही है। बेशक वो 90 डिग्री पे साउथ पोल बेशक वहीं पर है, लेकिन वहां पर ये जो 66.5 डिग्री से हवाएं आ रही हैं वो गर्म हवाएं आ रही है, जिसकी वजह से हीट वेव्स देखने को मिल रही हैं। अब मैं कुछ और फैक्ट आप लोगों को बताना चाहती हूँ। देखिए, अंटार्कटिका के अंदर अगर मैं आपको अभी बताऊं तो हम देख पाएंगे कि अंटार्कटिका में यहाँ पर -25 डिग्री से -30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर फिलहाल चल रहा है। अभी ये देखिए तो पहले ये जो टेम्परेचर होता था डीप विंटर के अंदर वो -50 डिग्री से -60 डिग्री के बीच में होता था, लेकिन अब ये थोड़ा कम हो गया है। रीजन बिहाइंड दैट, गर्म हवाएं। इसके पीछे का कारण क्लाइमेट चेंज। कौन कह रहा है, ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि यहाँ पर अलग अलग रिसर्च के द्वारा बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि अर्थ का जो खुद का वार्मिंग का रेट है वो 0.14 से 0.18 डिग्री सेल्सियस पर डिकेड है। एक दशक में ये इतनी ज्यादा गर्म हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा गर्मी हमें देखने को मिल रही है अंटार्कटिका में, जो कि लगातार 0.32 डिग्री सेल्सियस पर डिकेड पे यहाँ पर हो रहा है, जो कि लगभग डबल है। जब हम अलग जो अर्थ की बात करें या किसी कॉन्टिनेंट की बात करें, उससे डबल रेट पे ये हो रहा है। तो क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी तो बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलेगी तो जो आसपास का समुद्र है वो क्या करेगा, राइज करेगा। वो राइज करेगा तो हमें समझ में आता है
कि यहाँ पर अंटार्कटिका का जो मास था वो ऑलरेडी 280% तक अपना 2006 तक ही खत्म कर चुका, और अब आगे आने वाले समय में तो और ज्यादा होगा। इसी आर्टिकल में ये भी बताया जाता है कि कैसे जब ये बर्फ पिघलेगी, इंडियन गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज बता रहा है, जो कि यूनाइटेड नेशंस की खुद की एक बॉडी है, वो बताता है कि यहाँ पर लगभग 230 मिलियन ऐसे लोग होंगे जो कि कोस्टल एरिया में रहते हैं, जिनका सबमर्ज करने का खतरा बढ़ जाएगा, वो डूब सकते हैं। लगभग 23 करोड़ लोगों की जान को खतरा, और इसके अलावा फ्लडिंग, बाढ़ आने का खतरा अलग अलग क्षेत्रों में, सूखा पड़ने का, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो विंड्स की डायरेक्शन ही बदल रही है। विंड्स की डायरेक्शन बदलेगी तो जहां मानसून आना चाहिए वहां मानसून नहीं आएगा, जहां पे सूखा होना चाहिए वहां सूखा नहीं पड़ेगा। ये सब स्थिति हमें देखने को मिलेंगी। तो ये एक चिंता की बात हमारे सामने है कि कैसे ये जो है हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा चैलेंज लेकर क्लाइमेट चेंज का आ चुकी है अंटार्कटिका के अंदर में खास तौर पर। आगे बढ़ के समझते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग को। ये क्या बात कर रहा है? ये कह रहा है कि कैसे डीएनए प्रोफाइलिंग के थ्रू इनोसेंस और गिल्ट को जाना जा सकता है। देखिए, यहाँ पर बात हो रही है एक ऐसे केस के बारे में जो कि रिसेंटली हमें खटता हुआ दिखाई दिया था। हम देख पाते हैं कैसे मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा एक मिड जून में यहाँ पर असाइड किया गया है कन्विक्शन को। कन्विक्शन क्या होता है? किसी को आपने सजा दी हुई थी, कन्विक्शन यहाँ पर दिया गया था किसी को, उस कन्विक्शन के तहत पे क्या किया गया है, उनकी जिस चीज की सजा दी गई थी वो उनपे प्रूव ही नहीं हो रही थी। जब वो अपील डालते हैं तो पता चलता है कि उनके ऊपर जो भी केस किया गया था वो तो झूठा केस था। वो झूठा केस क्यों था? एक उनकी जो वोन पार्टनर थी वो उन पे केस करती है कि इस इंसान ने मुझे रेप किया है। जब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है पेरेंटिंग की जो प्रोफाइल है कि जो बच्चा था उन वोमन का वो तो ऑलरेडी इन्हीं का था, यानी कि उनके अफेयर पहले से चल रहा था। जब इसके ऊपर और ज्यादा बातें होती हैं, जब उनका स्टेटमेंट लिया जाता है तो वो बताती है कि मैं नहीं चाहती थी कि हमारे अफेयर के बारे में किसी को पता चले, क्योंकि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, और इसी वजह से उन्होंने केस जो था वो रेप का केस किया। तो इस वजह से यहाँ पर डीएनए के थ्रू क्या पता चल गया कि यहाँ पर उस इंसान की कोई गलती नहीं थी। तो डीएनए प्रोफाइलिंग होती कैसे, वो हमें समझना है। सबसे पहले इसको समझने के लिए आप लोगों को डीएनए के बारे में पता होना चाहिए। डीएनए होता क्या है? डीएनए एक डबल हेलिक्स, यहाँ पर प्रोटीन हम बोल सकते हैं, प्रोटीन तो खैर गलत हो गया। इसका पूरा मतलब होता है डीएनए का डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड का क्या मतलब है कि डीएनए एक ऐसी चीज है जो कि जेनेटिक हमारी वेरिएशन को बताती है। ये बना होता है 4 ग्रुप से, जिसमें अंडनाइन आता है, साइटोसाइन आता है, ग्वानिनाइन आता है और थायमाइनाइन होता है। ये 4 अलग अलग कैटेगरी के ग्रुप है जो जीन्स बनकर एक पेयर जो इनका होता है वो जीन्स बनाते हैं। जीन्स यानी कि वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो आपके बॉडी में जीन्स आपके माता पिता या उनसे पहले से हमारे पास में आ रही है। इसी में बताया जा रहा है कि हमारी बॉडी के हर सेल में एक्सेप्ट जो मेच्योर ब्लड सेल होते हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो हर किसी सेल में डीएनए जो होता है वो पाया जाता है। अब डीएनए बनता कैसे है? डीएनए बनता है क्रोमोसोम की वजह से। क्रोमोसोम क्या होते हैं? एक ऐसा पेयर होता है 23 क्रोमोसोम्स का पेयर, यानी कि 2 चीजें एक साथ में। जो 23 क्रोमोसोम होते हैं वो हमें मदर से मिलते हैं, 23 क्रोमोसोम्स हम जो लेते हैं वो फादर की साइड से लेते हैं। और फिर जब उनको खोला जाता है, जब आप उनको खोलेंगे तो उसमें डीएनए बनेगा। उसका जो 23rd पेयर होता है वो हमें बताता है कि आपका जेंडर क्या होगा। इतनी सब इंफॉर्मेशन हमें पता है, हमें समझ में आता है कि हमारी बॉडी के अंदर 100 ऑफ ट्रिलियन से ज्यादा सेल है। एक अगर मैं ट्रिलियन की बात करूं तो उसमें 1 लाख करोड़ सेल्स की बात हो रही है, और ऑलमोस्ट हर सेल में डीएनए है, लेकिन रिप्लिका है वो डीएनए, तो हम एक ही डीएनए उसको मान सकते हैं। अब देखिए, इस एक डीएनए में 30,000 जीन्स होते हैं। ये भी रेप्लिका है, तो बॉडी में 30,000 जीन्स भी है, जिनमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन, हमारे कलर से लेकर हमारी हाइट, हमारी स्किन, हमारा सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो इन जीन्स के अंदर स्टोर होती है। इसी को एनालाइज भी कर लिया जाता है। अब सिक्वेंसिंग भी इसकी हो रही है, जिसको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी बोला जाता है, जो कि इंडिया का भी चल रहा है, एंड यहाँ पर साथ साथ में हम देखेंगे यूएसए में भी चल रहा था। इसके नोट्स जो है, हैंड रिटन नोट्स, वो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ में टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर कर चुकी हूँ। वहां से भी अगर आप एक बार रीडिंग लेना चाहें तो वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। आज मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा इसके ऊपर नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि आर्टिकल ही दूसरे यहाँ पर आया हुआ है, दूसरे रेफरेंस से रिलेटेड आया हुआ है। फिलहाल बात करें तो देखिए, ह्यूमंस जो होते हैं ना, उनका 99.9% डीएनए सेम ही होता है। एवरी इंडिविजुअल
हु इज बिलोंगिंग टू द होमोसेपियन स्पीशीज, उन सभी का डीएनए यहाँ पर 99.9% सिमिलर है। यानी कि 0.1% जो डीएनए होता है उसी से हमें पता लगाना पड़ता है कि कौन इंसान यहाँ पर कैसा है। अब इसमें भी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो सकती है, जैसे कि क्या मिस्टेक की बात हो रही है कि यहाँ पर ऑल ह्यूमन बीइंग इज 99.9% आइडेंटिकल। इसकी वजह से जब डीएनए प्रोफाइलिंग करनी होती है तो वो 0.1% ऑफ डीएनए को ही किया जाता है, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है कि बहुत सारे डीएनए रेंडमाइजेशन, यानी 1 लाख में से एक इंसान में ये क्या हो सकता है, रिपीट हो सकता है सेम डीएनए। तो ये भी एक समस्या है। कई बार ऐसा होता है कि ढंग से डीएनए की सीक्वेंसिंग नहीं की गई है, कई बार ऐसा होता है कि सैंपल्स ही बदल दिए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है। एनीवे हम देखते हैं कि कैसे मद्रास के अंदर में यहाँ पर जो जस्टिस है, चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा था कि जब भी किसी का डीएनए टेस्ट होगा तो उस पूरे प्रोसेस की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यहाँ पर होनी चाहिए, पूरे प्रोसेस की वीडियो बननी चाहिए, ताकि कहीं पे भी कोई गलत यहाँ पर सिचुएशन ना आ जाए और सिर्फ डीएनए को कोर्ट के अंदर एक फाइनल यहाँ पर जो एविडेंस होता है उसकी तरह नहीं लिया जा सकता है। इसके अलावा भी उसको साथ देने के लिए कोरबरेटिंग एविडेंसेस यहाँ पर होने चाहिए, तभी हम किसी जो पूरा का पूरा रिजल्ट होता है, तथ्य होता है, उसके ऊपर पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करें WHO के बारे में। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने 30 ऐसे पैथोगोन्स को यहाँ पर लिस्ट किया है जो कि नेक्स्ट पेंडेमिक लेकर आ सकते हैं। इसमें देखिए मोस्टली वैसे तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता था, लेकिन आजकल बात हो रही है पेंडेमिक ट्रीटी की भी। वैसे मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुकी हूँ, पेंडेमिक ट्रीटी बनाने की कोशिश की जा रही है, यानी सभी देशों को साथ में मिलाकर कि पेंडेमिक जैसी घटनाएं फिर बाद में ना हो या फिर उनको कंट्रोल कैसे किया जाए, उससे पहले ही हम उसके ऊपर कोई ट्रीटी बना लेते हैं, कोई संधि बना लेते हैं। हालांकि ऐसी कोई संधि अभी तक बन नहीं पाई है, WHO पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। उसी में हम देखते हैं 2021 से लेकर अब 2024 में लगभग यहाँ पर 200 देशों के अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं उन सभी ने मिलकर ऐसी वायरसेस को निकाल दिया है जो फ्यूचर में पेंडेमिक की स्थिति लेकर आ सकते हैं। इसमें कौन कौन से वायरसेस हैं, देखिए चलिए जरा अच्छे से एक बार इसको देख लेते हैं। इसमें कई सारे बैक्टीरिया भी हैं, जैसे कि जिसने प्लेग, क्लोरा, निमोनिया, इसके अलावा डायस्ट्रेटरी, ऐसे ऐसी जो बीमारियां की हैं वो भी इसके अंदर आती हैं। इसके अंदर हम वायरसेस को भी देख पाएंगे, जैसे कि एवियन इन्फ्लुएंजा जो हो रहा है इंडिया के अंदर वो भी इसमें है। इसमें एम्पोक्स भी हमें दिखाई देता है। इसमें हम करंटली अफ्रीका के अंदर एम्पोक्स जो है वो ज्यादा ही फैल रहा है, उसको भी देख पाते हैं। इसके अंदर कॉलेरा जो हुआ था वो भी पैथोगोन है। इसके अंदर हम नीपा वायरस को भी देख पाते हैं। इसके अंदर हमें सीवियर जो थर्मोबाइक्टोपिनिया सिंड्रोम होता है वो भी दिखाई देता है। इसमें डेंगू को भी रखा गया है, जीका वायरस को भी रखा गया है। तो ये कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो कि हमें सामने दिखाई देते हैं और इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। ओलंपिक में भी हम देखते हैं कि 40 एथलीट जो है 2024 के ओलंपिक के अंदर पेरिस के अंदर पॉजिटिव पाए गए हैं अभी भी कोविड से। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, इसी वजह से इस पे काम चल रहा है। अब हम चलते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स की तरफ। आई नो थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन बहुत जल्दी से हम क्या करने वाले हैं, इन न्यूज को कवर करेंगे अच्छे से। सबसे पहली न्यूज बात करिए स्टैंडर्डाइज्ड प्रेसिपिटेशन इंडेक्स। देखिए अभी इंडिया की तरफ से क्या किया गया है, इंडिया का जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है यानी कि मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, उनकी तरफ से यहाँ पर क्या किया गया है, एक इंडेक्स बनाया गया है जो कि हमें मंथली यहाँ पर क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। इंडेक्स क्या होता है, क्रमशः क्रमशः के अंदर हम देखेंगे यहाँ पर क्या किया जा रहा है, प्रेसिपिटेशन को ढंग से देखा जाएगा, यानी कि रेनफॉल जितनी होती है इंडिया में, किस एरिया में कब हो रही है, कितने दिनों तक हो रही है, ताकि उससे ढंग से क्या किया जा सके, आगे की प्रोडक्शन हो सके, भविष्यवाणी की जा सके कब बारिश आएगी और कितनी मात्रा में आएगी, ये किया जा रहा है। तो इसी को बोला जा रहा है SPI। अब ये इंडेक्स है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। ये इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव वेट कंडीशन को भी एनालाइज करेगा, नेगेटिव यानी कि जहां पर सूखा पड़ता है, कम बारिश आती है, उसको नेगेटिव में बताएगा। इसके अलावा इसमें हम देखेंगे लॉन्ग टर्म प्रेसिपिटेशन के रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल होगा, काफी सालों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 9 महीने, 12, 24, 48, 60, 72, इस तरीके से पूरी की पूरी जो डिटेलिंग होगी मंथ की वो इसमें दी जाएगी।
नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल बात कर रहा है दनूबे रिवर के बारे में। क्यों? क्योंकि देखिए ये क्या है, एक मैपिंग से रिलेटेड न्यूज़ है, लेकिन मैपिंग से रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक और न्यूज़ लास्ट में लेकर आई हूँ, तो मुझे लगा ये आप लोगों को अभी पढ़ाना चाहिए। देखिए इसमें हम क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो आप इस रिवर को देखिए, ये क्या है, दनूबे रिवर है, और ये हम देखेंगे कि एक्चुअली के अंदर में सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है यूरोप की, सेकेंड लार्जेस्ट है। तो इससे पहले कौन सी होती है, इससे पहले जो रिवर है यानी कि फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर जो है यूरोप की, वो होती है वोल्गा रिवर। तो वोल्गा रिवर के बाद में ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बन जाती है यूरोप के अंदर में। अब ये क्यों न्यूज में थी, क्योंकि यहाँ पर पोचिंग एंड ट्रैफिकिंग काफी देखने को मिल रही है, स्टूरबियोन नाम की फिश है उसकी। और इसके अलावा इसकी थोड़ा बहुत और बात कर लेते हैं। तो देखिए ये एक ऐसी रिवर है जो काफी सारी कंट्रीज से यहाँ पर होकर जाती है। हम देख पाएंगे 10 कंट्रीज से होती हुई ब्लैक सी के अंदर आकर गिर जाती है, और इसकी जो फ्लो होता है वो ब्लैक फॉरेस्ट से शुरुआत होती है। तो इस वजह से आप लोगों को क्या करना है, इसको याद रखना, आसान ना याद करने की बड़ी बात नहीं है। निकल कहाँ से रही है, ब्लैक फॉरेस्ट से, और जा कहाँ रही है, ब्लैक सी के अंदर में। तो ये एक हमें एक्स्ट्रा इसके बारे में बात समझ में आती है। ये नॉर्थ सी को भी कनेक्ट करती है राइन मेन दनूब कैनल के द्वारा, जो कि आर्टिफिशियल है, जिसको बनाया गया है। और इसके अलावा ये ब्लैक फॉरेस्ट से होती हुई जो कि हमें जर्मनी में दिखाई देता है। देखिए ये जर्मनी है, और यहाँ पर ये जर्मनी का अगर मैं आपको बॉर्डर भी दिखाऊं तो हमें ये जर्मनी का बॉर्डर दिखाई दे रहा है। तो ये जो जर्मनी हमें दिखाई दे रही है, इसके इस भाग में ब्लैक फॉरेस्ट है, वहां से ही होकर निकलती है। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा था आर्टिफिशियल स्वीटनर के बारे में। आर्टिफिशियल स्वीटनर यानी कि एक ऐसी चीज जो कि चीनी ना होकर के, स्वीटनर ना होकर के कृत्रिम है, आर्टिफिशियल तरीके से बनाई गई है। और उसी में हम बात करें सुक्रोलॉस की, जो कि एज अ शुगर का सब्स्टिट्यूट हो सकता है। आर्टिकल बात कर रहा है एक नई स्टडी के द्वारा कि अगर कम डोज में इसको लिया जाए तो ये सेफ यहाँ पर क्या होगा, साबित होगा। देखिए इसके अंदर हमें क्या समझ में आ रहा है, डायबिटीज में हेल्प करेगा, कि किसी को डायबिटीज है और वो फिर भी शुगर का इंटेक करना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, इसको एज अल्टरनेटिव की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं शुगर की जगह। ये शुगर से, जो नॉर्मल शुगर होती है उनसे 600 गुना ज्यादा स्वीट होता है नेचर के अंदर में, टेबल शुगर से अगर हम बात करें। और इसका सिमिलर टेस्ट होता है अगर आप कम क्वांटिटी के अंदर इसको डालेंगे तो। अदर कुछ और ऐसे आइटम्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है आर्टिफिशियल के तरीके से, जैसे एक स्टीविया नाम का आर्टिफिशियल स्वीटनर का यहाँ पर हम देख पाते हैं। इसके अलावा हमें सेक्रिन नाम का आर्टिफिशियल स्वीटनर भी देखने को मिलता है, ऑल्दो इनके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं किया गया है, लेकिन फिलहाल एक ये हमें समझ में आता है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट, अगेन प्रीलिम्स के लिए काफी ज्यादा है। ये बात कर रहा है ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर टेक्नोलॉजी के बारे में। अब ये क्या है, हम देखते हैं कैसे आईआईटी इंदौर के द्वारा एक ऐसा शूज बनाया गया, एक ऐसा जूता बनाया गया है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में, और उससे क्या बनेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या चार्ज भी बनेगा। इसी को बोला जाता है, हम देखेंगे ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये जो ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसके तहत में क्या होगा, एक सोल्जर के लिए जूता बनाया गया। जब ये सोल्जर्स इस जूते को पहनकर चलेंगे, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, कोई भी मूवमेंट से निकलने वाली एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी बोला जाता है। जब ये सोल्जर्स इस जूते को पहन के निकलेंगे तो इनमें सैटेलाइट बेस्ड जीपीएस भी लगा होता है, ट्रांसमीटर भी लगा होता है। सबसे पहले तो ये जो लोकेशन की ट्रैकिंग है वो हो पाएगी। इससे अलावा इनसे क्या किया जाएगा, इनसे यहाँ पर इलेक्ट्रिकली हम देखेंगे कि कैसे एनर्जी को प्रोड्यूस भी किया जाएगा। सोल्जर चाहे तो अपने शूज से अपने फोन को चार्ज कर पाएंगे। रिजर्व भी, ये एनर्जी स्टोर होती रहती है। इस एनर्जी से बहुत सारे सिस्टम किए जा सकते हैं ऐसी लोकेशंस में जहां पर एनर्जी की जरूरत होती है, लॉन्ग टर्म के लिए सोल्जर चल रहे होते हैं, उसको भी इससे रिकवर किया जा सकता है ताकि कभी भी सोल्जर्स का नेटवर्क ना टूटे। नेक्स्ट हम देखते हैं बायो बिटूमन। अब बायो बिटूमन क्या है, देखिए बिटूमन क्या होता है ना, ये एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि नॉर्मली पेट्रोलियम वगैरह से या क्रूड ऑयल वगैरह से निकाला जाता है। अब हम देखते हैं कि बिटूमन जो है ये ब्लैक कलर का पदार्थ है। अब ये बिटूमन क्या होता है, क्रूड ऑयल और इनसे निकल रहा है, क्रूड ऑयल वगैरह से। जब इसको आप मिक्स कर देते हो सैंड के साथ में तो ये बन जाता है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, और इसको फिर जाना जाता है एस्फाल्ट के नाम से।
तार ये जब बन जाता है जब आप इसको कोल के साथ में या वुड के साथ में मिक्स करते हो, तो कई जगह पर इसका इस्तेमाल होता है। अब इसी से इस्तेमाल किया जा रहा है बायोबिटुमन में भी। इसमें गवर्नमेंट कह रही है कि 35% बायोबिटुमन की मिक्सिंग की जा सकती है, और उससे क्या होगा, लगभग 10,000 करोड़ जो फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो होता है वो क्या होगा, हमारा बचेगा। यानी हम जो इम्पोर्ट करवाते हैं चीजों को, उससे हम बच पाएंगे। इससे एक और समस्या खत्म होगी जो कि होती है स्टबल बर्निंग की। स्टबल बर्निंग अब कैसे होता है, चलिए समझते। देखिए, बिटुमन जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। अब एनर्जी को प्रोड्यूस इससे कैसे किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कैसे बनाई जा सकती है। स्टबल बर्निंग जो होती है, अगर उसको आप ऑक्सीजन की एब्सेंस में गर्म करेंगे। स्टबल होता क्या है, सबसे पहले स्टबल होता है कृषि का वो बचा हुआ एक जो ईंधन, या आप बोल सकते हैं वो एक जो सामान होता है, एक हार्वेस्ट के बाद में बची हुई जो फसल होती है ऊपर से काटने के बाद में, और जिसको जला दिया जाता है इस वजह से, क्योंकि उसको अगर आप उस समय तक वहां से खेत से नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, आप दूसरी नई जो फसल होती है उसको सो नहीं कर पाएंगे, बीज नहीं बो पाएंगे। उसी से क्या करना, उसको ऑक्सीजन की एब्सेंस में इतना हीट करना है कि वो अपने आप को कन्वर्ट कर ले ऐसा बायोफ्यूल की तरह। और जब आप उसमें बायो विटामिन को भी उसमें मिला देंगे, या उससे जो विटामिन प्रोड्यूस होगा उसका जब इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमारे पैसे को भी बचाएगा, क्योंकि हमें बाहर से नहीं मिलाना पड़ेगा। इसको हम रोड कंस्ट्रक्शन में भी इस्तेमाल कर पाएंगे, और इसको हम पेट्रोलियम वगैरह या इन सारी चीजों में भी क्या कर पाएंगे, मिला पाएंगे। तो ये हमारा इससे फायदा होगा, ये आपको पता होना भी चाहिए था। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल बात कर रहा है लेक तुर्काना के बारे में। देखिए, लेक तुर्काना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पहली बार एक कॉम्प्रीहेंसिव सर्वे किया गया है लेक तुर्काना के ऊपर 50 साल में, ये देखने के लिए कि लेक तुर्काना कितने से कितनी हुई है। एनीवे, टॉकिंग अबाउट लेक तुर्काना, लेक तुर्काना को हम देख पाते हैं कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हमारी दिखाई देती है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेक चैंड भी है, लेक ताना भी है। लेक तुर्काना को हम यहाँ पर देख पाते हैं, ये जो पूरा का पूरा आपको सोमालिया का रीजन मिलता है इसमें हमें दिखाई देती है। लेक विक्टोरिया के पास में, जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है, सबसे बड़ी झील है। लेक तंजानिया भी यहाँ पर है, लेक नयासा भी यहाँ पर है, लेक एल्बर्ट इज ऑल्सो देयर। तो ये कुछ ऐसी लेक हैं जो कि जानी मानी होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। लेक तुर्काना इस तरीके से इस शेप में हमें दिखाई देती है, ये सैटेलाइट इमेज है और ये एक नॉर्मल इमेज है। लेक तुर्काना की बात करें तो ये अफ्रीका की 4th लार्जेस्ट लेक है, 4th लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका। सबसे बड़ी तो आपको विक्टोरिया ही लेक दिखाई दे रही है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो देखिए, इसमें 90% जो इनफ्लो होता है वाटर का वो ओमो रिवर की वजह से आता है। तो ओमो रिवर जो है वो इसमें वाटर जो है वो लगातार देती रहती है। इसके अलावा ये इथियोपिया के बॉर्डर पे हम इसको देख पाते हैं, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी डाल दिया गया था, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1997 में। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है, देखिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है दो प्रकार की, एक होती है नॉर्मल वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है, दूसरी होती है नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और तीसरी होती है मिक्स, यानी कि तीनों उसमें बन चुकी है। और उसका मतलब क्यों है, जिसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो खिताब है वो मिल जाता है, उसका मतलब होता है कि अब उनको ज्यादा कंजर्व करना है, उनको बचा के रखना है, क्योंकि वो कल्चरली, नेचुरली, इन सारे तरीकों से इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है टेंटालूम के बारे में। टेंटालूम क्या होता है, टेंटालूम अगर हम देखें तो ये एक ऐसा मिनरल है जिसको गवर्नमेंट के द्वारा, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 73 होता है। तो इसको गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल की कैटेगरी में रख दिया गया है। अब आप लोग समझेंगे क्रिटिकल का मतलब ही क्या होता है। क्रिटिकल का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी कि ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मिनरल हमें दिखाई दे रहा है। जब क्रिटिकल मिनरल की तरह, इसको स्ट्रेटेजिक मिनरल की तरह यहाँ पर रखा गया है, वो भी रखा गया है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957। ठीक है, तो इसके अंतर्गत इसको रखा गया है। क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें उससे पहले बताऊं, टेंटालम जो है वो एक रेयर मेटल है, इसी वजह से आपको इसी शाइनी तरीके से दिखाई दे रहा है। और ये कोरोजन रेसिस्टेंट होता है, ये हैवी भी होता है, बहुत हार्ड भी होता है, यानी कि आप इस पर स्क्रैच करेंगे तो स्क्रैच भी इस पे नहीं लग पाएंगे। ग्रे कलर इसका होता है, ग्रे कलर हमें दिखाई दे रहा है। जब ये प्योर होता है, बिल्कुल प्योर फॉर्म इसके होते हैं, तो डक्टाइल होता है, यानी कि आप इसको खींच सकते हो, इसको मरोड़ सकते हो, इस तरीके का भी ये होता है। लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं, वायर वगैरह इससे बनाई जाती है, और इसमें थोड़ा बहुत मिक्सचर करके इसको काफी हार्ड बना दिया जाता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, किसी चीज का
पिघल जाना, तरल हो जाना, वो काफ़ी हाई होता है मात्रा में। जैसे नॉर्मली 100 डिग्री के ऊपर किसी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट हो रहा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि अगर इसको वायरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में लगाएँगे तो इसमें आग लगने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि ये पिघलेगा ही नहीं, चिपकेगा ही नहीं, इसको गर्मी सहन करने की रेजिस्टेंस जो है वो इसमें ज़्यादा है। इसी वजह से इसको एज़ अ क्रिटिकल मिनरल की तरह रखा जा रहा है। इसको कैपेसिटर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ में। इसमें हम देखेंगे सर्जिकल जो इक्विपमेंट होते हैं उसमें भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाइल्स वगैरह के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। गवर्नमेंट के द्वारा और भी ऐसे मिनरल्स हैं जिनकी लिस्ट दी गई है, जिसमें टोटल 30 क्रिटिकल मिनरल्स, उनके सब ग्रुप हमें दिखाई देते हैं, जो कि ये आप पीरियोडिक टेबल के ऊपर भी देख पाएंगे, जिसमें अलग अलग मेटल्स इसमें होते हैं। ग्रेफाइट इज द मिनरल फ्रॉम द एलिमेंट कार्बन वगैरह से बनाया जा रहा है, और इसमें एंटीमोनी को हम देख पाएंगे, बेरिलियम को देख पाएंगे, कोबाल्ट, कॉपर, इसके अलावा ग्रेफाइट इटसेल्फ इज देयर, इंडियम को देख पाएंगे, निकल जो है वो भी यहाँ पर है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो टाइटेनियम होता है, 28th में उस पर रखा गया है, पोटाश, फॉस्फोरस, ये सब ऐसे मिनरल हैं जो कि क्रिटिकल मिनरल की कैटेगरी में रखे गए हैं। आप चाहें तो इसको रोक सकते हैं, अभी पढ़ सकते हैं सभी के नाम, या फिर टेलीग्राम से भी आपको मिल जाएगा, वहां पर जाकर भी आप चाहें तो इसको सेव कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है मित्रा शक्ति के बारे में। एक्सरसाइज मित्रा शक्ति जो होती है वो होती है इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। रिसेंटली अभी इसको कंडक्ट करवाया गया है। दोनों जो कंट्री है ये बायोलैटरल हम देखेंगे कि एक्सरसाइज करवाती है। इसके पीछे का कारण क्या है, कोई भी एक्सरसाइज क्यों करवाई जाती है, दोनों आर्मी इसमें मिलती है ताकि उनकी जो रिक्वायर्ड स्किल है वो एक दूसरे के साथ में शेयर कर सके, साझा कर सके, बहुत सारी चीजों को सीखा जा सके, यहाँ पर एक्सपीरियंस किया जा सके। इस वजह से ये मित्रा शक्ति जो एक्सरसाइज है वो हो रही है। और भी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती है, जैसे कि संप्रीति होती है इंडिया एंड बांग्लादेश के साथ में, वज्रा प्रहार होता है इंडिया एंड यूएस के साथ में, युद्ध अभ्यास है इंडिया एंड यूएस के साथ में ही, मैत्री एक्सरसाइज होती है इंडिया एंड थाईलैंड के साथ, मित्रा शक्ति इंडिया एंड श्रीलंका, नोमैडिक एलिफेंट बहुत आसान है याद रखना, होती है इंडिया एंड मंगोलिया के साथ में, गरुड़ा शक्ति होती है इंडिया एंड इंडोनेशिया, शक्ति एक्सरसाइज होती है इंडिया एंड फ्रांस के साथ में। अब ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, मित्रा शक्ति एंड शक्ति एक्सरसाइज, ये आपको याद रखना है कि शक्ति है तो फ्रांस की बात हो रही है, मित्रा है तो हम यहाँ पर बात करें श्रीलंका की। फिर धर्मा गार्डियन जो एक्सरसाइज होती है वो होती है इंडिया एंड जापान के साथ में, सूर्य किरण होती है इंडिया एंड नेपाल के साथ में, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होती है इंडिया एंड चाइना, सिम्बेक्स, अब ये भी आसान है क्योंकि सिम से आप याद रखेंगे सिंगापुर, बी से आप रखेंगे भारत, और यहाँ पर ई एक्स होता है एक्सरसाइज, तो इंडियन सिंगापुर। नेक्स्ट इज शक्ति एक्सरसाइज, फिर से जो कि होती है इंडिया एंड फ्रांस के बीच में, कोरपाट होती है इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में। तो ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है डेप्थ स्वैप के बारे में। डेप्थ स्वैप क्या है, देखिए डेप्ट का मतलब होता है कर्ज, स्वैप का मतलब होता है उसको किसी चीज से बदल देना। अभी क्या हुआ है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा बोला गया है कि कुछ ऐसी कंट्री जिनके ऊपर ज्यादा कर्ज आ गया है, वो कंट्री अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर उस पैसे को लगाए अपनी ही कंट्री में, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो किसी और कंट्री में जाकर इसको करिए, अपनी खुद की कंट्री में उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में लगाए, वाटर मिटिगेशन के अंदर स्ट्रेटेजिकली आप पेड़ पौधे लगा रहे हो, फॉरेस्ट लगा रहे हो, ऐसे कुछ भी काम कर रहे हो जिससे यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है, तो आपका जो कर्जा था उसको माफ कर दिया जाएगा, रिलीफ दे दिया जाएगा, क्योंकि आपने उतने ही पैसे को या उससे कम जो पैसा उसमें अपनी ही कंट्री में अच्छे भविष्य के लिए लगा दिया गया है। तो ये एक कैटेगरी दिखाई दे रही है जिसको डेप्ट स्वैप के नाम से जाना जा रहा है। इसका पूरा का पूरा जो नाम है वो हम देख पाते हैं होता है डेप्ट फॉर डेवलपमेंट स्वैप। कि आप विकास तो कर रहे हैं लेकिन जब उसको हम क्या कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं, आप अपनी जगह पर लगाए, इससे दोनों फायदे हो जाते हैं। एक तो कंट्री में डेवलपमेंट हो ही रहा है, दूसरा आपको जो आपको लोन देना था वापस वो भी अब देना नहीं पड़ेगा, तीसरा एनवायरमेंट से इसमें भलाई देखने को मिलेगी। लास्ट आर्टिकल ऑफ टुडे दैट इज टॉकिंग अबाउट मैपिंग इन न्यूज। हमें पता चला है कि हमारी जो प्रेसिडेंट है वो रिसेंटली गई हुई है न्यूजीलैंड के अंदर अपना दौरा करने के लिए, एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने अभी पार्टिसिपेट किया। तो न्यूजीलैंड की सबसे पहले लोकेशन देखते हैं कि जब ऑस्ट्रेलिया को हम देखेंगे और यहाँ पर हम एशिया को देखेंगे तो उससे ऑस्ट्रेलिया से नीचे न्यूजीलैंड को हम देख पाते हैं, जिसके ऊपर साउथ पैसिफिक ओशन होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है नीचे की तरफ आप साउथ अमेरिका को भी देख पाएंगे, राइट, देयर इज साउथ अमेरिका। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका को देख पाएंगे, और यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो उसके साइड में कौन सा ओशन आता है पैसिफिक ओशन। तो वो इसके न्यूजीलैंड के ऊपर हमें साउथ पैसिफिक ओशन दिखाई देता है। इसके साइड में अगर हम वेस्ट की तरफ देखेंगे तो तस्मान सी को देख पाएंगे,
और यहाँ पर और वेस्ट में जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया भी मिलता है। ये 2 भागों में बटा हुआ है, यानी कि मैरीटाइम यहाँ पर बाउंड्री इसमें दिखाई देती है। बेशक से एक ही आइलैंड है। इसका ऊपर का जो भाग होता है उसको नॉर्थ आइलैंड बोला जाता है, नीचे के भाग को साउथ आइलैंड बोला जाता है। इसमें एल्प्स नाम की माउंटेन भी हमें दिखाई देती है, जो कि सदर्न एल्प्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा इसमें ग्रेट बैरियर आइलैंड भी इसके यहाँ पर हम देख पाते हैं। कैसे? इसकी जो कैपिटल है वो है वेलिंगटन, और यहाँ पर इसका फ्लैग हम देख पाते हैं, जो कि काफी मिलता जुलता है ब्रिटेन के फ्लैग के साथ में भी, क्योंकि कभी न्यूजीलैंड एक कॉलोनी हुआ करता था, तो वो अभी तक हमें दिखाई देता है। इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स भी हैं, झीलें भी हैं, जैसे लेक टोपो को हम देख पाएंगे यहाँ पर। फिर इसके अंदर हम हॉकवे बे को देख पाते हैं। कुक स्ट्रेट बोला जाता है, जो दोनों ही यहाँ पर आइलैंड्स को आपस में मिलाता है, तो उसको कुक स्ट्रेट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसमें लेक ते अनाऊ भी दिखाई देती है। इसके अलावा यहाँ पर नेशनल पार्क्स भी है काफी सारे। माउंटेन भी, सबसे बड़ी जो माउंटेन है वो माउंटेन एस्प्रिंग नेशनल पार्क की तरफ में हमें दिखाई दे रही है। एनीवे, दैट्स इट फॉर टुडे। आज का न्यूज़पेपर हमारा यहीं पे खत्म हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जो भी अभी तक जुड़ा हुआ है, आप सभी का दिल से धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, न्यू कमर अगर है। स्प्रिंटर्स हो तो कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कल सुबह मैं फिर से आप लोगों को मिलूंगी 5 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।